ओके फ्रेंड्स, ये चैप्टर्स अपने इंस्टीट्यूट ने नया चैप्टर्स डाला है इंटर के सिलेबस में। हम टोटली न्यू चैप्टर्स चालू करने जा रहे हैं, एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। बच्चा ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, आप इतना समझ लो ये चैप्टर्स आपको रफली नियर बाय कम से कम 8 मार्क्स तो दे देना चाहिए। ये चैप्टर्स उतना मतलब वेटेज कैरी करेगा, तो प्लीज रिक्वेस्ट है फोकस करना एकदम अच्छी तरीके से। चैप्टर्स का नाम क्या है? एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। ये चैप्टर्स है ना बच्चों, एकदम सिंपल है, बिलीव मी चैप्टर सिंपल है। स्टार्टिंग के जो 12 पेज तक है ये चैप्टर का एकदम बेसिक्स दिया है, मतलब एकदम बेसिक्स, मतलब कुछ समझाना नहीं है। आप एक रीड भी कर लोगे तो समझ जाएगा। और जैसे मॉड्यूल में 12 पेज कंप्लीट हो जाएंगे तो अपने को 3 एसेस मिलेंगे, एक 210 ऐसे मिलेगा, एक 220 मिलेगा और एक SQC 1 मिलेगा। ये सब बट सिंपल है। अगर आप देखोगे ना, थोड़ा स्टार्टिंग का ना 10-12 पेज है ना, एकदम सिंपल रीडिंग कंसेप्ट है, उसमें फोकस करना अच्छे से। बाकी कंसेप्ट है ना वैसे भी इंटरेस्टिंग है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो प्लीज फोकस करना। लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम, हम लोग चालू कर देते। हम सबसे पहले देखिए एथिक्स की बात कर रहे। बच्चा फोकस करना, हम सबसे पहले एथिक्स की बात कर रहे। व्हाट इज एथिक्स? एथिक्स मतलब क्या होता है? आपका मोरल प्रिंसिपल, आपका कैरेक्टर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एथिक्स। ठीक है, ये अगर आप बचपन में भी पढ़े रहोगे, एथिक्स जो वर्ड है एक ग्रीक वर्ड से आया, इथॉस। ठीक, तो बेसिकली देखो एक चीज समझ लो, इंटर में ना खाली एथिक्स है, इंटर में एथिक्स है। और आप फाइनल में जाओगे ना तो एक प्रोफेशनल एथिक्स करके एक पूरा आपको चैप्टर्स मिलेगा फाइनल में। प्रोफेशनल एथिक्स करके इंस्टीट्यूट ने एक पूरा बनाया ही है, मतलब CA के लिए पूरा गाइडलाइन बनाया है, चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए। उसमें सब कुछ बताया है, अपन ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, उसमें आपको अलग अलग शेड्यूल मिल जाएंगे, पार्ट्स मिल जाएंगे, क्लॉज मिल जाएंगे अलग अलग। जैसा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने नाम दूसरे को लैंडिंग नहीं कर सकता, दूसरों को दे नहीं सकता प्रैक्टिस करने के लिए। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट दूसरों से कमीशन नहीं ले सकता है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट दूसरों को कमीशन नहीं दे सकता है, जब भाई क्लाइंट लेके आ तेरे को कमीशन दूंगा। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, मतलब बहुत सारे ऐसे गाइडलाइंस बना दी गई है, काफी सारी चीजें उसमें बताई गई है। मतलब अगर हमको पार्टनरशिप करना है किसके साथ, तो किसके साथ आप पार्टनरशिप कर सकते हो, मतलब इतना मस्त होता है ना। लेकिन वो फाइनल में कितने मार्क का उसका वेटेज? 20 मार्क, 16 से 20 मार्क का, इतना इंपॉर्टेंट चीज है। वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है, उसका नाम है प्रोफेशनल एथिक्स। उसमें बहुत सारे ऐसे क्लॉज है, मैंने ऐसा कुछ कीवर्ड बनाया, नाना पाटेकर आज पार्टनरशिप शेट्टी अबाउट CA प्रैक्टिस इन इंडिया, नाना नेम पाटेकर पे एक्सेप्ट कमीशन, ऐसा बहुत सारे क्लॉज है। बट अपने को यहाँ पे नहीं है, अपने को एकदम बेसिक है एथिक्स। ठीक है, तो बेसिक चीजें हम लोग पढ़ेंगे ज्यादा, और जब फाइनल में जाओगे तो प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में हम बात करेंगे। फिलहाल एथिक्स क्या होता है आप मॉड्यूल में देख सकते हो। द टर्म एथिक्स मीन्स मोरल प्रिंसिपल विच गवर्न अ पर्सन बिहेवियर और हिज कंडक्ट ऑफ एक्टिविटी। राइट ना, इट इज अ ब्रांच ऑफ नॉलेज दैट डील्स विद द मोरल प्रिंसिपल। सर एथिक्स मतलब एक प्रिंसिपल होता है, आपका कैरेक्टर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एथिक्स। मतलब सर वेरी सिंपल, वी आर ऑडिटर्स, हमको कुछ एथिक्स मेंटेन करने चाहिए एट टाइम ऑफ कंडक्टिंग ऑडिटिंग। हम जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अपने को कुछ एथिक्स मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है, बिकॉज हमारे ऑडिट रिपोर्ट पे दुनिया ट्रस्ट कर रही है, हमारे ऑडिट रिपोर्ट पे लोग काफ़ी सारे मतलब इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं, एक्शंस लेते हैं। तो जब अगर आप एथिक्स को फॉलो करोगे तो ये सब पॉसिबल है। तो ठीक है, स्टार्टिंग का लाइन मार्क कर लो, स्टार्टिंग की 3 लाइन, फर्स्ट से 3 लाइन, दैट इज एथिक्स की मीनिंग है। लास्ट लाइन, उसी पैराग्राफ में लास्ट लाइन भी मार्क करो। एथिक्स इज अ साइंस ऑफ मोरल इन अ ह्यूमन कंडक्ट, द सच मोरल प्रिंसिपल एंड रूल्स ऑफ कंडक्ट इम्पोज ऑब्लिगेशन अपॉन द इंडिविजुअल। मतलब एथिक्स को हम लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, एथिक्स को हम लोग
बिजनेस में फॉलो करते हैं। बच्चा जरा समझने की कोशिश करना एक बार शांति से, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक है नीड ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स, प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच। ये सब जो भी टॉपिक है, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, आप देखोगे ये ना बेसिक टॉपिक एकदम। मैं ना इसको चाहिए तो थोड़े देर के बात कर रहा था, एकदम सिंपल टॉपिक है, रीड करना है। अभी आप मॉर्निंग में हो तो थोड़ा मैं टेक्निकल कंसेप्ट ले लेता हूँ, अंडरस्टैंडिंग वाला। उसके बाद आप थोड़े बीच में ना मैं एक आध ऐसे कराने के बाद मैं वो सिंपल टॉपिक ले लूँगा, ठीक है बच्चों, आ जाओ। तो ये ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 14 पे आ जाइए और टॉपिक नंबर 9, अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। ऐसे 210 वेरी इंपॉर्टेंट एसेज है, इसको करने में ऑलमोस्ट 1 घंटा जाएगा, तो बच्चा प्लीज फोकस करना। अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, ऐसे वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छे से फोकस करोगे आपको समझ जाएगा। सर हम लोग ऑडिटर्स है, अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट क्या है मालूम? जरा समझो सर, ध्यान से समझने की कोशिश करो एक बार प्रॉपरली। सर होता क्या मालूम? क्लाइंट है ना, क्लाइंट है ना, अपने को ऑडिट करने का ना ऑफर देता है। क्लाइंट है ना ऑडिटर को ऑडिट करने का क्या देता है, बोलो? ऑफर देता है। क्लाइंट है ना ऑडिटर्स को ऑडिट करने का ऑफर देता है, ठीक है। क्लाइंट ऑडिटर को बोलता है ऑडिट करने का ऑफर देता है। तो हम लोग है ना, मतलब इंक्वायरी करता है, ऑफर तो नहीं बोलूंगा मैं, इंक्वायरी करता है क्लाइंट ऑडिटर से। तो ऑडिटर है ना क्लाइंट को ना अपना प्रपोजल भेजता है। जरा समझो सर, पहला क्लाइंट आता है हमारे पास और इंक्वायरी करता है पहले, तो हम लोग है ना अपना क्या भेजते हैं उसको, प्रपोजल। हम बताते जो भी है प्रपोजल। उसके बाद है ना दोनों मिलते हैं और ऑडिट के टर्म्स कंडीशन डिसाइड होते हैं। अगर हम आपका ऑडिट चालू करेंगे तो क्या टर्म्स कंडीशन होगी वो डिसाइड की जाती है। भैया इतना फीस चार्ज करेंगे, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, सारी चीजें डिसाइड होती है, ठीक है। तो हम लोग ये ऐसे में क्या पढ़ने वाले मालूम? ऐसे 210, अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। होता क्या है, पहले ना क्लाइंट आता है, जरा चीजों को समझो, थोड़ा मैं बेस बनाता हूँ ऐसे का, उसके बाद मैं आगे बात करता हूँ टेक्निकल। मैं ऐसे कर रहा हूँ सर, जितना अच्छे से समझोगे ना कंसेप्ट उतना अच्छा है। हम बात कर रहे हैं ऐसे 210, पहले क्लाइंट आता है, क्लाइंट सीए को आके बोलता है, क्लाइंट सीए को आके बोलता है ए सुनना, मेरे कंपनी का ऑडिट करके देना, ठीक है। क्लाइंट सीए को आके बोलता है सुनना, मेरी कंपनी का ऑडिट करके देना। कौन बोलता है? क्लाइंट। किसको? ऑडिटर को बोल रहा है। क्लाइंट बोल रहा है ऑडिटर को मेरी कंपनी का ऑडिट करके देना। तो हम लोग है ना तुरंत क्लाइंट को हाँ नहीं बोलेंगे। एक मैं थोड़ा अलग फंडा बता रहा हूं, जरा समझो। मान लो हो सकता है एक क्लाइंट है ना सीए ए से ऑडिट कराता हो पहले, हम लोग सीए बी है, पहले क्लाइंट है ना किससे ऑडिट करा रहा था? सीए ए से। अब इसकी सर्विस जमी नहीं, मजा नहीं आया इसकी सर्विस में, तो इसको आके बोलेगा मेरा ऑडिट करके देना। तो ए ना पहले पूछेगा पहले कहां पे ऑडिट कर रहा था, और ऑडिट रिपोर्ट सब में दिख जाएगा उसका डिटेल्स। तो ये जो नया सीए बी है, ये न्यू सीए, और सीए ए ओल्ड सीए, ये सीए न्यू सीए को ना ओल्ड सीए से बात करना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा। ये रूल होता है सर। मतलब कोई क्लाइंट पुराने सीए के पास से नए सीए के पास जब आता है तो न्यू सीए ओल्ड सीए से कम्युनिकेट करेगा, ये इसको कम्युनिकेट करेगा। हेलो, मैं सीए भी बोल रहा हूं जी, बोलिए। सर आपका एक क्लाइंट आया है नाम से, ओके जी। सर आपको कोई प्रॉब्लम है अगर मैं उसका ऑडिट चालू करूं तो? नहीं कोई दिक्कत नहीं, ले लीजिए आप। तो ये आपको एनओसी देगा, क्या देगा? एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो आप उसका ऑडिट चालू करो। लेकिन ये बोलता है नहीं, तो बोलेगा क्या हुआ, क्यों चला रहा है इतना?
ये बोला मेरा फीस बाकी रखा है। ओ माय गॉड, भाई भाई सपोर्ट करना जरूरी तुमको। ये इसको बोलेगा चल भाग 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 जा भाग, उसका पैसा देगा भाग भाग भाग। मतलब आप समझ रहे हो, ये बोलेगा भाग जा उसका पैसा दे क्या, उसका पैसा दे क्या। बच्चा मैं क्या बोला समझा? तो जब तक 100 बात की एक बात, जब तक ये हाँ नहीं बोल देता ना, इसकी मजाल नहीं है, ये ऑडिट चालू करते हैं। अगर इससे कम्युनिकेट नहीं किया ना, इसका ऑडिट चालू कर दिया ना, इसके ऊपर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का केस चालू हो जाएगा। मतलब गिल्टी हो जाएगा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। मैंने बोला ना सीए फाइनल में इंस्टीट्यूट ने प्रोफेशनल एथिक्स बना के रखा है, सीए नहीं कर सकता है, वो नहीं कर सकता है। तो उसके ऊपर उसमें क्लॉज नंबर 8 है, नाना पाटेकर आस्क्ड पार्टनर शिल्पा शेट्टी अबाउट सी कम्युनिकेशन। कम्युनिकेट करना जरूरी है, नहीं किया तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ रहा है? हाँ सर। तो और सच बताओ, अपना इंस्टीट्यूट है ना बहुत स्मार्ट है, अच्छा है। ये लोग ने काफी अच्छा डिग्निटी मेंटेन करके रखा है कंपेयर टू अदर प्रोफेशन। अब अदर प्रोफेशंस में देखोगे तो फालतूगिरी बहुत होते हैं, बट अब सीए फील्ड में देखोगे तो ये सब कुछ भी नहीं होता है सर। काफी ये लोग ने चीजों को उतना अच्छे से मेंटेन करके रखा है। आप कोई कोई तो प्रोफेशन में आप देखोगे कोर्ट बोर्ड के बाहर खड़े रहते, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ किसका, ऐसे पान वान खाते रहता, मोबाइल लीजिए जुप 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 जुप। सर मतलब गलती से कहीं नजर बिजर मिल गई तुम्हारी किसके पीछे, क्या काम करा रहा है, पीछे आ जाएंगे सर। बट वो मामले में इंस्टीट्यूट ने अपनी डिग्निटी वो सब काफ़ी मेंटेन की, बिकॉज कुछ एथिक्स बना के रखे। और आप अगर उसके अगेंस्ट जाओगे तो आप गिल्टी होगे, हो सकता है आप पे फाइन मार दिया जाए, टेम्पररी सस्पेंस कर दिया जाए, बहुत सारे प्रोविजन है। तो फिलहाल हम लोग क्या बात कर रहे हैं, हम लोग ऐसे 210 की बात करें, जरा इसको समझने की कोशिश करो। आपको बैकग्राउंड समझ गया कौन क्या आता है? तो हम लोग कम्युनिकेट करते, क्लाइंट का ऑडिट करने के लिए तैयार हो जाते, मतलब ये सब चीजें किया। तो होता है क्या मालूम, एक क्लाइंट और सीए के बीच में, क्लाइंट एंड ऑडिटर के बीच में कुछ टर्म्स कंडीशंस डिसाइड होते हैं, ठीक है? तो ये डिसाइड होने के बाद है ना, हम लोग एक फाइनल लेटर इसको बना के देते। ये डिसाइड हो गया, उसके बाद एक फाइनल लेटर बना के देते, उसको बोला जाता है टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट लेटर। क्या बोला जाता है? टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट लेटर। कौन देता है? ऑलवेज याद रखना, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर कौन देगा? सीए। कम ऑन, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर कौन देगा? सीए। ऑडिट एंगेजमेंट लेटर कौन देगा? सीए। ऑडिट एंगेजमेंट लेटर ऑलवेज याद रखना सीए देगा। ऑडिट एंगेजमेंट लेटर कौन देगा? सीए देगा। किसको देगा? क्लाइंट को। ऑडिट एंगेजमेंट लेटर हम लोग देंगे क्लाइंट को। बच्चा मैं क्या बोला समझा? उसमें सारे ऑडिट के टर्म्स कंडीशन डिसाइड हो जाएंगे। उसके बाद फाइनली क्लाइंट अपने को अपॉइंटमेंट लेटर देता है, यस आप ऑडिट चालू कर दो। क्लियर है मैं क्या बोला? मतलब क्लाइंट और सीए के बीच में जो टर्म्स कंडीशन डिसाइड होती है ना, उसको अपन बोलते हैं अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। ठीक है सर, क्यों ये ऐसे क्यों पढ़ रहे मालूम? अब कोई क्लाइंट के पास आप ऑडिट करने जा रहे हो, तो बोलो आप उसके पास ऑडिट करने जाओगे, टर्म्स कंडीशन डिसाइड करोगे कि नहीं करोगे? पता चला यार आप ऑडिट चालू कर दिए उधर और आपने कोई टर्म्स कंडीशन डिसाइड ही नहीं किया, ऑडिट खलास होने के बाद फीस देने के टाइम आया तो क्लाइंट कुछ भी फीस दे रहा है। वो सब्जी वाले को होता है ना, सब्जी वाला, अरे रखो भैया, रखो नेक्स्ट, जबरदस्ती करते। तो ऐसा अपने साथ होगा, अच्छा लगेगा क्या? नहीं सर। बोलो आपका स्कोप है, जैसे आप ऑडिट करने जा रहे हो, आपको मालूम होना चाहिए ना आपको क्या क्या करना है। क्लाइंट को तो बहुत कुछ लग रहा है, मेरा ऑडिटर आएगा, ये भी करेगा, वो भी करेगा, अरे बहुत कुछ करा लेगा इसे। तो पहले से बता दो, देख मेरा यही काम है, मेरा यही ऑब्जेक्टिव है, आपका यही काम है, मेरा यही काम है, इतना फीस चार्ज करूंगा, सब लिख दो लेटर में, कल उनकी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। उसको बोलते हैं अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। तो हम लोग ये पूरे ऐसे में ना बस यही पढ़ने वाले 1 घंटा लगेगा, डरो मत। मतलब इसमें बहुत कुछ पढ़ने वाले, मतलब एक तात्पर्य समझा, कंक्लूजन समझा आपको ये ऐसे में क्या है। ऑडिट चालू करने के पहले जो आप एक एंगेजमेंट साइन कर रहे हो क्लाइंट और सी के बीच में, उसको अपन क्या बोलते हैं? एंगेजमेंट लेटर। ठीक है, तो मैं जैसा बोलूंगा वैसा काम करते जाओ। सबसे पहला आप इधर आओ, जैसा बोलूंगा वैसे काम करो सर। सबसे पहला आप 11.16 पेज नंबर आओ, 9B टॉपिक देख रहे हो, 9B
अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट दिखा, उसका सेकंड पैराग्राफ से मार्क करो, उसको क्यू बना दो, क्यू। अग्रीइंग द ऑडिट एंगेजमेंट टर्म्स दिख रहा है, उसको क्यू बना दो, बनाया क्यू। चलो पहला, ऑडिटर शेल अग्री द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट विथ मैनेजमेंट एंड दोस चार्ज विथ गवर्नर एज अप्रोप्रिएट। द अग्रीड टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट आपको मिला ना, shall be record in audit engagement letter or other suitable form of written agreement। जो भी agreed term है आप क्या कर रहे हो, उसको रिकॉर्ड कर ले रहे हो, उसको क्या कर ले रहे हो आप सर, रिकॉर्ड। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ ना, ऑब्जेक्टिव में आएगा जो एंगेजमेंट लेटर कौन सेंड करता है, सीए क्लाइंट को। अरे एंगेजमेंट लेटर कौन देता है, सीए देता है क्लाइंट को। एंगेजमेंट लेटर कौन देता है, सीए देता है क्लाइंट को। बोलना मत, अच्छा चलो, एंगेजमेंट लेटर कौन देता है, सीए। आगे बढ़ते बच्चा, ध्यान देना। चलो सर देखो आगे लिखा है नेक्स्ट पैराग्राफ, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर सेंट बाय ऑडिटर टू क्लाइंट। इट इज द इंटरेस्ट ऑफ बोथ auditor and client to issue the engagement letter so that possibility of misunderstanding reduce। अगर आप बोलो लिखा पढ़ी सब पहले ही कर लोगे, सुनो ना बच्चा, अगर लिखा पढ़ी सब कुछ पहले ही कर लोगे, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग का स्कोप रहेगा नहीं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग का स्कोप रहेगा नहीं। क्लियर है सर? एक बात बताओ ना, सब लिखा पढ़ी हो जाए एक डॉक्यूमेंट में तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगा, लास्ट में कितना फीस देना है कितना नहीं देना है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगा। चलो नीचे आ जाओ, उसको मार्क करो ना, सच लेटर इंक्लूड, गोला मारो। मतलब आप खुद से भी एक क्वेश्चन बना सकते हो नीचे ही, कंटेंट्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट लेटर इंक्लूड्स मतलब कंटेंट, मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन द कंटेंट्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में क्या क्या कंटेंट होता है, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में क्या क्या कंटेंट होता है, कम ऑन गाइस, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में क्या क्या कंटेंट होता है। सबसे पहला पॉइंट, ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पहला कंटेंट। हम बता देते हैं हमारी क्या ऑब्जेक्टिव्स है, हमारा क्या स्कोप है, हमारा क्या ऑब्जेक्टिव्स है, हमारा क्या स्कोप है, बता देते। सेकंड, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर। नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, भैया आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा सर, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल एफआरएफ फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एफआरएफ मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, इसका मतलब होता क्या है, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर ऑडिट रिपोर्ट करके एक चैप्टर है उसमें। मैं फिलहाल आपको बता देता हूँ, एफआरएफ मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, मतलब कुछ एक गाइडलाइन है, कुछ रूल्स है जो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसे ऐसे बनाना है, ये अमाउंट, ये क्लासिफिकेशन, ये डिस्क्लोजर ऐसे ऐसे शो करना है। तो आपने उसके हिसाब से अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है कि नहीं बनाया है, जैसा आपको बोला गया है फ्रेमवर्क वैसा बनाया है कि नहीं। उसने बोला जैसे अमाउंट दिखाने, उसने बोला जैसे क्लासिफिकेशन दिखाने, उसने जैसा बोला वैसे सब किया है कि नहीं, आपने कुछ अलग तो नहीं किया, आप अकॉर्डिंग टू लॉ काम कर रहे हो कि नहीं, दैट इज अ फ्रेमवर्क, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो हम लोग ये भी चेक कर, हम उनको बता देंगे भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अकॉर्डिंग विद एफआरएफ आपकी है। देखो ना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एफआरएफ फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका काम है, सही बात है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो क्लाइंट ही बनाएगा ना। और ई पॉइंट, आप एक्चुअली इंस्टीट्यूट ने लिखा नहीं है, अब ये 5 पॉइंट तो जरूरी है, बाद में आप और 1-2 पॉइंट ऐड कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट होता फीस, फीस बता दो, अब चाहिए तो लिख दो डी पॉइंट के बाद ही फीस। फीस तो मेन है ना यार, विदाउट फीस नहीं करोगे तो मिसअंडरस्टैंडिंग हरदम रहेगा। बाद में देने के टाइम जैसे लेडीज लोग जाते हैं ना, सब्जी वाले से पूछते हैं भैया सब्जी कैसा, सब्जी वाला पूछता है, बोलता है 50 रुपये किलो, अच्छा दो, और खरीदने के बाद है ना पैसा देने के टाइम क्या देंगे, 40 ही देंगे, रखो रखो, अरे रखो, धनिया डालो थोड़ा एक्स्ट्रा। आप समझ रहे हो? तो ऐसा अपने साथ नहीं होना चाहिए। अरे सर पहले से डिसाइड कर लो स्कोप क्या, ऑब्जेक्टिव क्या, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एफआरएफ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फीस टू बी चार्ज। नेक्स्ट, रेफरेंस टू द एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ रिपोर्ट इशूड बाय द ऑडिटर, मतलब रिपोर्ट हम इशू करेंगे,
जो रिपोर्ट है हम इश्यू करेंगे, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका जो प्रेजेंटेशन होगा हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट की। क्लियर है बच्चा? बोलो ना, पहला क्वेश्चन बन सकता है, पहला क्वेश्चन बनेगा, क्या बनेगा बोलो? कंटेंट्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। पहले तो मीनिंग लिख देना, पहले तो मीनिंग लिख देना, मैंने सेकंड पैराग्राफ में बोला था इसका। ऑडिटर शैल अग्री द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट विद मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट के ऊपर जो अथॉरिटी होता है उसको बोलते हैं दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। टॉप मैनेजमेंट, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, इसको बाद में बात करेंगे। फिलहाल याद रखना, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस मतलब मैनेजमेंट के ऊपर वाला लेवल, ठीक है? तो हम लोग जो अग्रीड टर्म्स है वो किसके साथ डिसाइड करेंगे? मैनेजमेंट एंड दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के साथ। क्लियर हो गया बच्चा? अरे बोलो ना, क्लियर है? बोलो, लेटर कौन सेंड करेगा? ऑडिटर टू क्लाइंट। क्लियर है? एंगेजमेंट लेटर में क्या डिसाइड करेंगे बोलो? पहला ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप, सेकंड responsibility of auditor, next one, yes very nice, next one, yes very nice, next one, fees, और next representation, और ऑडिट रिपोर्ट देने हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लियर बच्चा? आगे बढ़ते हैं। आप टॉपिक नंबर 10 में आओ ना, टॉपिक नंबर 10। टॉपिक नंबर 10 में ना एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया आईसीआई ने, एग्जांपल्स ऑफ एंगेजमेंट लेटर। आपको दिखा? ऐसे देखो ना, सर को भी थोड़ा दिखाओ ना जी। क्लियर है? एक सॉरी, मेरे को काम ही नहीं इसका, मैं बंदी रखा हूँ आपसे। चलेगा ना सर? यस स्वेटर नहीं है। चलो बच्चा आ जाओ। हाँ चलो सर जरा ध्यान देना। ये बच्चा क्लियर है? हम लोग एग्जांपल देख रहे हो, देखो ना, एग्जांपल्स ऑफ एंगेजमेंट लेटर हम बात कर रहे हैं बच्चा। एग्जांपल्स ऑफ एंगेजमेंट लेटर, एग्जांपल्स ऑफ एंगेजमेंट लेटर। बच्चा फोकस करना। देखो वहां पे एक प्रैक्टिकल आईसीआई ने एग्जांपल दिया। अरे भगवान दिख रहे हैं? सुदर्शन, कम ऑन, यस, ओके, जो भी है ठीक है। आ जाओ आगे बढ़ते। अरे तुम लोग एग्जांपल देखो ना भगवान। चलो, पीजे जो भी कंपनी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एमजी रोड, मुंबई, एड्रेस है। हम लोग ये रिपोर्ट किसको दे रहे हैं? देखो ना, एग्जांपल दिया है हम लोग। अरे फ्यूचर में जब आप ऑडिट करोगे ऐसे एंगेजमेंट लेटर बनाना पड़ता है, देख लो। टू द बोर्ड रिपोर्ट, हम लोग ये रिपोर्ट किसको दे रहे हैं? बोर्ड को, ठीक है? देखो लेटर में क्या क्या डिसाइड कर रहे, देखो ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप दिखा, इसमें लिखने का हमारा काम है, फर्नीचर स्टेटमेंट चेक करना, पीएनएल विनल अपने को काम करनी है जस्ट। नेक्स्ट देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर। अरे मिला, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। ये सब क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी? अभी है ना, इसी के बाद है ना तुरंत एक चैप्टर करेंगे ऑडिट रिपोर्ट। एक्चुअली जनरली वो मैं पहले कराता हूँ, लेकिन आज टाइम के हिसाब से मैंने एक चैप्टर उठा लिया, आज ही कंप्लीट कर दो, क्योंकि नहीं तो नेक्स्ट वीक आएगा लेक्चर। तो मैं ऑडिट रिपोर्ट जब करूंगा ना तो उसमें डिटेल में पढ़ेंगे ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना, कंपनी का इंटरनल कंट्रोल मेंटेन करना, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑडिट करना, राइट ना? अपना बहुत सारी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम एग्जामिन करते हैं, बहुत कुछ चेक करते हैं, तो हम लोग डिटेल में बाद में करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो ना, फॉर्मेट देखो ना, फीस दिख रहा है, फीस। नेक्स्ट रिपोर्टिंग, खलास। बच्चा ये आपको समझ गया? ये आपको समझा? इतना मैंने एक ही क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन का नाम बोलो, कंटेंट्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। मैंने एक क्वेश्चन कराया अभी तक, क्वेश्चन का नाम बोलो, कंटेंट ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। बोलो कंटेंट, बोलो कंटेंट, बोलो स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव। जो नहीं बोलेगा ऊपर वाला देख रहा है, कम मार्क्स मिलेगा। कम ऑन, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटर। उसके बाद ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बाद यस मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बाद फीस टू बी चार्ज, उसके बाद कड़क और वेरी नाइस, सुपर। बच्चा क्लियर? चलो अब मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा करना सर, थोड़ा शांति से। पहले इधर आओ, मैं आगे पीछे घुमाऊंगा लेकिन सब हो जाएगा आस्ते आस्ते। सर रुको। सर ऑडिट चालू करने के पहले ना आप कुछ है ना प्री कंडीशन डिसाइड करोगे। 9A टॉपिक, 9A आगे
क्यों बना दो, प्री कंडीशन ऑफ ऑडिट, इसको क्यों बना दो, प्री, क्यों मतलब क्वेश्चन, प्री कंडीशन। सर एक प्री कंडीशन है ना, पूरे ऑडिट में एक ही जगह वर्ड है, मतलब ऐसा भी नहीं है कि कहीं और आएगा, एक ही जगह ये वर्ड ही आएगा, प्री कंडीशन ऑफ ऑडिट, बस यहीं आएगा और कहीं यहीं नहीं वर्ड। अब उसका चिंता करो ही मत, एक ही जगह वर्ड है प्री कंडीशन। रुको इधर देखो, प्री कंडीशंस ऑफ ऑडिट की हम बात कर रहे हैं। सर हमने एंगेजमेंट लेटर, देखो अब जब क्लाइंट के साथ बैठ के क्या कर रहे, डिस्कस कर रहे थे, एंगेजमेंट डिस्कस कर रहे थे, वो टाइम पे हम क्लाइंट से प्री कंडीशन मांगेंगे, हम प्री कंडीशन मांगेंगे, हम कुछ प्री कंडीशंस डिसाइड करेंगे। पहला हम कुछ प्री कंडीशन डिसाइड करेंगे। देखो अब डायरेक्टली इन ऑर्डर टू दिख रहा नीचे, वहां से चालू करना। इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश वेदर प्री कंडीशन ऑफ ऑडिट प्रेजेंट, ऑडिटर शैल, मिला ए बी सी, दिख रहा है ए बी पॉइंट, वहां से आंसर है। अरे मिला क्या? तो सबसे पहले हम डिटरमाइन करेंगे वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एफआरएफ इज एक्सेप्टेबल और नॉट। हम लोग डिटरमाइन करेंगे जो क्लाइंट का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो एफआरएफ एक्सेप्टेबल है कि नहीं, एफआरएफ एक्सेप्टेबल है कि नहीं है। सबसे पहले आप डिटरमाइन करो, आप सबसे पहले डिटरमाइन करो क्लाइंट का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो एफआरएफ के हिसाब से कि नहीं। एफआरएफ मतलब समझा ना, जो अकाउंट की गाइडलाइन है उसके हिसाब से अकाउंट्स बनाए कि नहीं। ऐसा तो नहीं अपने ही अकाउंट बनाया, अपने ही कानून बनाया, अपने ही रूल्स बनाया। अरे भैया जैसा जैसा लॉ बोलता वैसा बात करो ना, वैसे ही बनाना पड़ेगा अपने को। तो सबसे पहला अपन क्लाइंट के साथ मिलके पहले मैं क्या मांगूंगा, मैं पहले बोलूंगा भैया तूने जो अकाउंट्स बनाया है प्रॉपर है क्या, एज पर अकाउंटिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से कि नहीं, एफआरएफ के हिसाब से कि नहीं। पहले तो वो डिटरमाइन करो, पता चला वही सही नहीं है और दुनियादारी की बात कर रहे हो। मैं क्या बोल रहा हूँ समझा? पहले वही सही नहीं आप बात कर रहे हो दुनियादारी, तो पहले तो आप प्री कंडीशन डिसाइड करो। सबसे पहले आप क्लाइंट को डिटरमाइन करो वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एफआरएफ एक्सेप्टेबल है कि नहीं है। यस है, ओके, ये पहले डिसाइड कर लिया। अब बी पॉइंट, बी पॉइंट देखो, अब बी पॉइंट, ऑब्टेन द अग्रीमेंट ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के साथ कुछ अंडरस्टैंडिंग ले लो, मैनेजमेंट के साथ कुछ अंडरस्टैंडिंग ले लो, अग्रीमेंट में अंडरस्टैंडिंग ले लो। क्या अंडरस्टैंडिंग ले लो भैया? जब हम आपके पास ऑडिट करने आएंगे तो पहले मैनेजमेंट से अंडरस्टैंडिंग ले लो। क्या अंडरस्टैंडिंग ले लो, क्या अंडरस्टैंडिंग ले लो? आप मैनेजमेंट से कुछ अंडरस्टैंडिंग ले लो, तीन चीज की अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहला आप बोलो मैंने तो डिटरमाइन किया है, आप बोलो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एफआरएफ के हिसाब से बनाया कि नहीं। आप बोलो एफआरएफ के हिसाब से बनाया कि नहीं, बोलो। अरे मैं क्या बोला समझा? मैनेजमेंट से अंडरस्टैंडिंग ले लो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एफआरएफ है कि नहीं। क्लियर है? सेकंड आपने इंटरनल कंट्रोल नाम की चीज कंपनी में इंप्लीमेंट की है कि नहीं। आपने कुछ इंटरनल कंट्रोल बनाया है कि नहीं, जो एरर्स एंड फ्रॉड को प्रिवेंट किया जा सके, एरर्स एंड फ्रॉड ना हो। ठीक है, एरर्स एंड फ्रॉड ना हो आपकी कंपनी में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एरर्स एंड फ्रॉड प्रेजेंट ना हो। देखो ना, सेकंड पॉइंट वही है, इंटरनल कंट्रोल एज अ मैनेजमेंट कंसीडर नेसेसरी प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटन। अगर इंटरनल कंट्रोल नाम की चीज होगी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या रहेगा? फ्री फ्रॉम मिसस्टेटमेंट रहेगा, फ्री फ्रॉम मिसस्टेटमेंट, कुछ एरर्स एंड फ्रॉड नहीं होगा, गड़बड़ी नहीं होगी। इंटरनल कंट्रोल है कि नहीं, उनसे अंडरस्टैंडिंग ले लो। तीसरा पॉइंट बच्चा मैं क्या बोला समझा? आप अंडरस्टैंडिंग ले लो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एफआरएफ है कि नहीं, मैनेजमेंट से बात कर रहे हो। आपके कंपनी में नेसेसरी इंटरनल कंट्रोल इंप्लीमेंट है सो दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मिसस्टेटमेंट ड्यू टू एरर्स एंड फ्रॉड। फ्री होना चाहिए स्टेटमेंट। मिसस्टेटमेंट मतलब क्या? रॉन्ग एंट्री, रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग प्रेजेंटेशन, उसको बोलते हैं मिसस्टेटमेंट। फ्री होना चाहिए। और थर्ड पॉइंट ध्यान देना, उनसे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन लोगे। जैसे हम आपके पास ऑडिट करने आएंगे तो आप हमको ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे। हम जो रिक्वेस्ट करेंगे इंफॉर्मेशन वो आप प्रोवाइड करोगे। और तीसरा, हमारे वर्क के ऊपर, हमारे स्कोप के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं लगाओगे। आप पहले से उनसे लिखित मिलो,
डिसाइड करो, तो ही आप आगे बात करो। नहीं तो पता चला आप ऑडिट करने पहुंच गए और आपके काम पे रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हो मांग रहे हो दे नहीं रहा है, तो आप क्या खाका ऑडिट करोगे? मैं तो ऑडिट जैसे एग्जांपल है यार, शादी करने के पहले लड़का कंडीशन डाल रहा है लड़की पे, सुन मेरे माँ बाप के साथ रहना पड़ेगा, पहला कंडीशन। एग्जांपल कोई इमोशनल, खाना बनाना पड़ेगा, लड़की को मुझे खाना बनाना पसंद नहीं है, मतलब आप लड़के ने 4-5 कंडीशन रखा, लड़की बोली नहीं, कैंसल। ऐसे Clear? किसी तो हर लड़की ना ही बोलेगी। अरे क्या कंडीशन खराब डाल दिया भाई, हे भगवान। बेसिक आप ऑडिट पढ़ रहे, कृपया अपनी भावनाओं को कंट्रोल रखें, इमोशनल ना हो। लड़की ना कैसे बोलेगी? हाँ? आगे बढ़े, इधर तो मतलब क्या खाना बना बावर्ची समझा है, भाई बना के लेके जा रहा है। बोल रहे बेसिक है ये सब कुछ, मतलब बेसिक ना क्यों बोल रही है? आटा रोटी खाएगा भाई। ए भाई तुम्हारा झगड़ा भी हो जाएगा आज। यह बातें काल्पनिक है, ये तो बेसिक चीज है ना। अब देख सही बोल रहा है ना, क्या नाम है, अब वो भी इमोशनल हो गया, माँ बाप के साथ नहीं रहेंगे तो क्या कुछ गलत कैसे बोल तुम्हें? वो गाना कौन सा, ब्रेक हो गया, जाने दो छोड़ो ये अब, अरे जाने दो यार, तुम तो इमोशनल एकदम वो दिल में ले लिया। सही तो बोल रहे, माँ बाप के साथ नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे, सही तो बोल रहे, खाना नहीं बनाएंगे तो कौन बनाएगा? और बोल दिए आगे बढ़ते, छोड़ो ए भगवान, सब बोलो मैं आगे। यस सुनो भैया, शादी करने के पहले कुछ टर्म्स कंडीशन डिसाइड कर लेनी चाहिए। अगर सामने, हाँ तो दोनों ही बोल, ठीक है। अगर सामने वाला पार्टी ना बोल रहा है तो अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, खलास, राइट। अगर हाँ तो वो तो डिसाइड ना, वही तो डिसाइड कर, एडजस्टमेंट जैसे फीस मामला अपने इधर एक क्लियर। बच्चा आपको समझा ए प्री कैंडी, भगवान तुम लोग इसे मैं एग्जांपल नहीं देता हूँ। इमोशनल हो गए देखो अब दिल। खाना बनाना प्रॉब्लम नहीं है, वो फुल टाइम सर्विस देना एक प्रॉब्लम है। सिर्फ खाने में अरे ये तो यार ऐसा लग रहा है इसका असली का शादी हो रहा है और आज ही मैंने सेट कर दिया ना। वो अलग ही बर्बादी है। अरे कंट्रोल योर फीलिंग, मैंने क्यों एग्जांपल दिया? आगे बढ़े, आगे बढ़ते। ए चलो भगवान सुनो, होल्ड अप सर, वी आर ऑडिटर्स, हम क्लाइंट के साथ कुछ प्री कंडीशन डिसाइड कर, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। प्री कंडीशन मतलब बिफोर एक्सेप्टिंग ऑडिट एंगेजमेंट कुछ प्री कंडीशन डिसाइड कर लेनी चाहिए। इधर देखो क्या प्री कंडीशन है, डिटरमाइन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एफआरएफ है कि नहीं, अंडरस्टैंड एफआरएफ है कि नहीं, कंट्रोल ऑल नेसेसरी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, ये सब खलास। बच्चा क्लियर, आ जाओ। ये सब प्री कंडीशन समझ गया? बोलो पहला ए पॉइंट क्या है, डिटरमाइन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एफआरएफ इज एक्सेप्टेबल। सेकेंड, मैनेजमेंट से अंडरस्टैंडिंग ले लो। क्या पहला, आपने एफआरएफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एफआरएफ के हिसाब से बनाया कि नहीं। सेकेंड, नेसेसरी इंटरनल कंट्रोल इंप्लीमेंट किया सो दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम एरर्स एंड फ्रॉड। सही बात है ना, कंट्रोल अच्छा होगा तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एरर्स एंड फ्रॉड से फ्री रहेगा। थर्ड पॉइंट सर, हमको जो भी ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन चाहिए मिलेंगे, एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए मिलेंगे, और हमारे स्कोप पे कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं होगा। क्लास बच्चा क्लियर? एक बार पढ़ लो सर, एक बार मार्क कर लो, अच्छे से पढ़ लो।
पढ़ लो। ए पॉइंट डिटरमाइन, एक बार रीड कर लो अपने हिसाब से। सिंपल। एक क्वेश्चन का नाम है प्री कंडीशंस ऑफ ऑडिट। राजा, एक क्वेश्चन का नाम है प्री कंडीशंस ऑफ ऑडिट। बच्चा क्या नाम है इसका? स्वप्निल। बच्चा हम लोग क्या बात कर रहे हैं? प्री कंडीशंस ऑफ ऑडिट। दो क्वेश्चन मैंने कराया, एक तो अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट और सेकंड मैंने प्री कंडीशंस ऑफ ऑडिट। आई होप एवरीवन इज गेटिंग क्लियर। यस, गुड डाउट? पक्का? ओके, वेरी नाइस। बच्चा वेरी क्लियर जी। आ जाइए, इधर आइए। 3B पे आओ, 3B पे। सॉरी, हो गया, माफ करना। आप इधर आइए, मैं बताता आपको। 14 टॉपिक पे आप 14 पेज नंबर 23 क्वेश्चन बना। पेज नंबर 23, पेज नंबर 23 आ गए? यस। 14 टॉपिक दिख रहा है? क्वेश्चन बनाओ। टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट इन रेकरिंग ऑडिट। टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट इन रेकरिंग ऑडिट हम देख रहे हैं ऐसे कौन से केस है जहाँ सर एक अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपने एक बार एंगेजमेंट लेटर दे दिया, बस सपोज मैं इनके पास ऑडिट करने जा रहा हूँ क्लाइंट के पास, हमने कोई टर्म्स कंडीशन डिसाइड कर दी, धन नेक्स्ट भी वो सेम रहेगा। लेकिन कौन से केस में एंगेजमेंट लेटर को चेंज करना पड़ेगा? कौन से केस में हो सकता है फिर से नया लेटर देना पड़े? सर मेरा आपके साथ ऑडिट एंगेजमेंट लेटर साइन हो गया है, लेकिन नेक्स्ट ईयर मुझे फीस बढ़ाना है तो लेटर रिप्लेस करना पड़ेगा। आप समझ रहे हो? तो हम लोग ये देख करने जा रहे हैं कौन से केस में लेटर फिर से देंगे। इसको लोग बोलते हैं रेकरिंग ऑडिट। रेकरिंग मतलब कौन से केस में बार बार, कौन से केस में बार बार आपको ऑडिट एंगेजमेंट लेटर देना पड़ेगा। कौन से केस में आपको बार बार ऑडिट एंगेजमेंट लेटर देना पड़ेगा? कमान। कौन से केस में आपको एंगेजमेंट लेटर बार बार देना पड़ेगा? मैं क्या बोल रहा हूँ समझा? कौन से केस में आपको लेटर बार बार देना पड़ेगा? जाएगा? क्लियर? अरे मैं क्या बोल रहा हूँ समझा? कौन से केस में ऑडिट एंगेजमेंट लेटर बार बार देना पड़ेगा? लेट्स स्टार्ट। सर मार्क करो पहला लाइन। रेकरिंग ऑडिट इज अ ऑडिट विच परफॉर्म बाय ऑडिटर ओवर द ईयर। ठीक है, ओवर द ईयर। ऑन रेकरिंग ऑडिट ऑडिटर शेल। बच्चा एक काम करो ना, वो बोल्ट मार्क किया, ठीक है, सेकेंड पैराग्राफ से मार्क करो। ऑडिटर डिसाइडेड नॉट टू सेंड। बच्चा ध्यान देना, रेकरिंग ऑडिट अगर आगे ना ए है, कहीं और जगह पे वर्ड नहीं है, अच्छे से समझना। ऑडिटर में डिसाइड, शांति से पढ़ो, इधर सुनो गावलो। ऑडिटर में डिसाइड नॉट टू सेंड ऑडिट एंगेजमेंट लेटर और अदर रिटन अग्रीमेंट ईच पीरियड। हाँ भैया देखो ना, मार्क करो ना। ऑडिटर में डिसाइड नॉट टू सेंड न्यू एंगेजमेंट लेटर और अदर रिटन अग्रीमेंट ईच पीरियड। आपको हर बार भेजने की जरूरत नहीं है। हाँ भैया द फॉलोइंग केस जहां पे आपको लेटर बार बार भेजने पड़ेंगे। सेकंड पैराग्राफ आपको मार्क करो ना, आपको लेटर बार बार भेजने की जरूरत नहीं है, एक बार भेजा चलेगा, लेकिन कुछ केस है जहां पे लेटर बार बार भेजने पड़ेंगे। कौन से केस है? एग्जाम में बहुत बड़ा है, अच्छे से। रेकरिंग ऑडिट पहला, अगर मेन एंटिटी को मिसअंडरस्टैंडिंग है स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव पे। अरे क्लाइंट सोच रहा मेरा ऑडिटर ये भी करेगा और भी करेगा। पगले, मेरा यही काम है, मैं और ही नहीं हूं। क्लियर? आगे बढ़े तो राइट ना। अरे कुछ बोला तो नहीं, खाली नाम ही लिया। आगे बढ़ते। क्लियर है? सबसे पहला पॉइंट एंटिटी मिसअंडरस्टैंड। अरे पहला पॉइंट सबको समझा? एंटिटी मिसअंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव स्कोप। एंटिटी को कुछ गड़बड़ है, कुछ गलत सोच रहा है, तो उसको भैया क्लियर करो नया लेटर भेज के, मेरा यही काम है। ठीक। सेकंड पॉइंट, अरे बच्चा समझो ना, रिवाइज। सेकंड पॉइंट रिवाइज करना। अगर आपको ओरिजिनल लेटर में कुछ रिवाइज करना है, जैसे फीस बढ़ाना है, तो नया लेटर भेजना पड़ेगा, नया टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट साइन करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट, चेंज इन
सीनियर मैनेजमेंट भैया, जब मैं इनकी कंपनी में ऑडिट करने गया तो ये 2 लोग मैनेजमेंट थे, अब ये दोनों मैनेजमेंट कंपनी ने चेंज कर दिया, नया मैनेजमेंट आया नेक्स्ट ईयर, तो नया लेटर। हमारा लास्ट मैनेजमेंट के साथ ऐसा ऐसा डिसाइड हुआ था, आपको भी बता दे सर, बताना पड़ेगा ना नए मैनेजमेंट को। अगर मैनेजमेंट चेंज हो गया, सीनियर मैनेजमेंट चेंज हो गया, लेटर फिर से भेजो। हम देख रहे कौन से आ रहे केस में, कमान कौन से केस में हम रिटर्न बार बार एंगेजमेंट लेटर भेजेंगे। तो पहला बोलो, पहला मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स बाय क्लाइंट, सेकंड रिवाइज करना है, थर्ड पॉइंट रिसेंट चेंज इन सीनियर मैनेजमेंट, नेक्स्ट पॉइंट चेंज इन ओनरशिप स्ट्रक्चर। अरे ओनरशिप स्ट्रक्चर चेंज हो गया, हो सकता है पहले कंपनी में इक्विटी थे, बाद में प्रेफरेंस वाले आ गए, डिवेंचर वाले और लोग भी आ गए, ओनरशिप स्ट्रक्चर आ गया, तो और लोग को बताना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट चेंज इन नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। अरे भैया, क्लाइंट का पहले बिजनेस कुछ और था, अब बिजनेस ही चेंज हो गया। पहले क्लाइंट का बिजनेस कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का था, अब क्लाइंट जूता चप्पल का बिजनेस कर रहा है, ठीक है ना, चेंज हो गया, धंधा चेंज। या साइज ऑफ बिजनेस चेंज, पहले मैं जब ऑडिट करता था इतना छोटा ऑडिट था और इतनी बड़ी कंपनी बन गया, फीस बढ़ाओ, फीस बढ़ाओ, सही बात है ना, साइज चेंज, अरे काम बढ़ जाएगा ना, साइज चेंज हो गया, साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस चेंज हो गया। नेक्स्ट वन, भगवान समझ रहा है, चेंज इन लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट चेंज हो गया, लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट चेंज हो गया। बच्चा मैं क्या बोल रहा समझा? जैसे मान लो कुछ नया लॉज आ गया, अब कारो इनको भी अप्लाई होगा, कुछ लीगल रिक्वायरमेंट चेंज हो गया, उनको बताओ। नेक्स्ट एफआरएफ में कुछ चेंजेस है, अब बताओ भैया एफआरएफ में नया कुछ प्रोविजन है, आपको ऐसा अकाउंट बनाना पड़ेगा। चेंज इन अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, वो याद है आपने एक सेक्शन किया था, मेरे को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए था मिला क्या, कौन सा याद है, उसमें कुछ चेंजेस है, बताओ क्लाइंट को। मतलब सारे केस में आपको एंगेजमेंट लेटर को रिवाइज करना पड़ेगा। बोलो एक बार ट्राई करो। पहला मिसअंडरस्टैंडिंग, सेकंड स्पेशल रिवीजन है, थर्ड सीनियर मैनेजमेंट चेंज हो गया, ओनरशिप चेंज हो गया, नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस चेंज हो गया, लीगल रिक्वायरमेंट, एफआरएफ एंड अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। इस सारे केस में आपको क्लाइंट को बार बार ऑडिट एंगेजमेंट लेटर सेंड करना पड़ेगा। इस सारे केस में आपको क्लाइंट को बार बार ऑडिट एंगेजमेंट लेटर सेंड करने पड़ेंगे। बच्चा क्लियर है? बोलो बोलो, ट्राई करो फिर से। पहला मिसअंडरस्टैंडिंग, पहला मिसअंडरस्टैंडिंग है, सेकंड यस, थर्ड पॉइंट सीनियर मैनेजमेंट चेंज हो गया, फोर्थ पॉइंट चेंज इन ओनरशिप, नेक्स्ट पॉइंट चेंज इन साइज एंड बिजनेस, नेक्स्ट पॉइंट लीगल रिक्वायरमेंट, नेक्स्ट पॉइंट एफआरएफ और एनी अदर रिक्वायरमेंट। आई होप एवरीवन इज गेटिंग क्लियर। बच्चा वेरी क्लियर, इजी है कि नहीं? अभी तक 3 क्वेश्चन करा दिया मैंने। पहला कंटेंट्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट लेटर, सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया प्री कंडीशंस ऑफ ऑडिट, थर्ड क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया रेकरिंग ऑडिट। एक और बार बोलो ना रेकरिंग ऑडिट के पॉइंटर्स। पहला मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लाइंट स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव, सेकंड वन यस वेरी नाइस, रिवाइज इन ओरिजिनल लेटर, नेक्स्ट चेंज इन सीनियर मैनेजमेंट, नेक्स्ट चेंज इन ओनरशिप स्ट्रक्चर, नेक्स्ट चेंज इन, वेरी नाइस, सुपर। और नेक्स्ट पॉइंट, वेरी नाइस, सुपर, ऑसम, बस समझ। यस बच्चा क्लियर? इधर आ जाओ सर। 11 टॉपिक 11.21 बस ऑलमोस्ट होने आ गया, 2-3 ही टॉपिक बाकी है क्लास। सर एक 11 पॉइंट, मैं शादी की बात को फिर से छेड़ूंगा, कृपया करके अपनी भावनाओं को कंट्रोल रखो। मैंने इस टॉपिक को घुमा के दूसरा ले लिया, जो इमोशनल ना हो जाओ, बट फिर से आऊंगा, लेना ही पड़ेगा टॉपिक। आ जाओ मैडम, व्हाट हैपेन, क्वेश्चन बना हाँ, व्हाट हैपेन इफ प्री कंडीशन फॉर ऑडिट नॉट प्रेजेंटेड। मान लो आप ऑडिटर हो, आप ऑडिट करने जा रहे हो और प्री कंडीशन प्रेजेंट नहीं है, क्या करोगे? नहीं लेना ऑडिट। अरे ना, ऑडिट नहीं लेना है। अगर कोई प्री कंडीशन डिसाइड नहीं कर रहा है, नहीं करना है शादी, सीधा बोलो, इमोशनल मत हो जाओ।
नहीं तो 40 साल तक परेशान रहोगे। अरे क्लियर। वो इकोनॉमिक पे आ गई एक्चुअली इकोनॉमिक पे आ गई डिमांड सप्लाई के इमोशनल हुए लोग। यस यस आ जाओ, ये बच्चा क्लियर है। दहेज सही बोल रही है। भावनाओं पे कंट्रोल। यस आगे बढ़े सर। प्रिय भगवान बोलो ना, मैं ऑडिटर्स हूँ। अरे सुनते नहीं हो यार। सुनो सर, कमॉन सर, कमॉन। यस अगर सुनो, अगर प्री कंडीशन प्रेजेंट नहीं है, अम्मा ध्यान दो, अगर प्री कंडीशन सुनती नहीं हो, अगर प्री कंडीशन प्रेजेंट नहीं है तो बोलो आप ऑडिट करोगे? नहीं। सीधा ना बोल देना, नहीं करूंगा मैं ऑडिट। क्यों? प्री कंडीशन नहीं है। खल्लास, इंग्लिश में लिखा है, पढ़ो। इफ प्री कंडीशन ऑफ ऑडिट नॉट प्रेजेंटेड, ऑडिटर शैल डिस्कस द मैटर। ये पहले टॉप लेवल से डिस्कस कर लो। मैटर विथ मैनेजमेंट अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ रेगुलेशन टू डू सो, ऑडिटर नॉट एक्सेप्ट द प्रपोज्ड ऑडिट एंगेजमेंट। अब बाद में सुनो ना, ए पॉइंट है ना, इसी को बता दिया फिर से। इन लोग ने ए और बी पॉइंट क्या लिखा है? मैडम ध्यान नहीं है आपका, बच्चा इधर मिस हो जाएगा। वो चला गया ना खासू। हाँ तो बच्चा इधर ध्यान दो ना। अच्छा मैं तो उसके लिए आई मैं आपको परेशान। इधर सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे क्लियर, आ जाओ। तो सुनना, अगर क्या बाद में मार्किंग नहीं करोगे मतलब क्या है? एक एक लाइन इंपॉर्टेंट, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है। आगे व्हाट हैपन इफ प्री कंडीशन फॉर ऑडिट नॉट प्रेजेंटेड। अगर प्री कंडीशन ऑफ ऑडिट प्रेजेंट नहीं होगा तो हम लोग ये चीज टॉप मैनेजमेंट से डिस्कस कर लेंगे, मैनेजमेंट से डिस्कस कर लेंगे और ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों? ये प्रेजेंट नहीं है। अब एक चीज को नोट करके लिख देना, नहीं समझ रहे हो? एक चीज को नोट करके लिखा है, देख लो, पढ़ो। What happened if precondition for not presented? If precondition of audit not presented, दिख रहा है? Auditor shall discuss the matter. Auditor shall discuss the matter. बच्चा ध्यान देना। With management, management से discuss करो। Unless required by law, auditor shall not accept the, दिख रहा है? गोला मारो, not accept the proposed audit engagement. गोला मारो, auditor shall not accept the proposed audit engagement. Not accept the proposed audit engagement. क्यों? देखो, इफ ऑडिटर हैज डिटरमाइन, देखो ऑडिटर ने डिटरमाइन किया है पॉइंट, ऑडिटर ने डिटरमाइन कर दिया जे एफआरएफ नहीं है, दूसरा ये सब भी नहीं है, खलास। वही चीज को मिक्स करके लिखा है लोग ने, पढ़ोगे तो समझ जाएगा, खलास। समझा? 100 बात की एक बात, ऑडिट चालू करने के पहले ही मालूम पड़ गया प्री कंडीशन नहीं है, ये चीजें मैनेजमेंट को बता दो, ऑडिट एक्सेप्ट मत करो। अरे मैनेजमेंट को बताना जरूरी है, जे कल उठ के ना बोले, जे वेरी सिंपल, आप लड़की को ना बोल रहे हो तो रीजन आपको बताना पड़ेगा बापू को, नहीं तो लगेगा कि आप में ही कुछ गड़बड़ था। क्लियर है सर? आगे बढ़ते हैं, राइट ना? नेक्स्ट पॉइंट बताना पड़ेगा ना। मैंने बोला उसको आपके साथ रहना है, लेकिन उसने बोला नहीं, तो मैंने ना बोल दिया। बापू बोलेगा वाह बेटा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, लिमिटेशन ऑन स्कोप प्रायर टू ऑडिट एंगेजमेंट। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चा, समझा? ध्यान देना। लिमिटेशन ऑन स्कोप प्रायर टू। सर एक बात बताओ, आप ऑडिट चालू करने के पहले ही आपके काम पे लिमिटेशन लगाया जा रहा है। ऑडिट चालू करने के पहले ही, ऑडिट चालू करने के पहले ही आपके काम पे रिस्ट्रिक्शन लगाया जा रहा है। ऑडिट चालू करने के पहले आपके काम पे रिस्ट्रिक्शन लगाया जा रहा है। अब लिमिटेड मतलब ऐसा नहीं है, पहले तो था ही नहीं है, अब ये है, लेकिन ये सब कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दे तो ऑडिट एक्सेप्ट करोगे? नहीं, खलास। देखो लिखा है, इफ मैनेजमेंट और दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस इम्पोज, अंडरलाइन करो, इम्पोज लिमिटेशन ऑन स्कोप ऑफ ऑडिटर, दैट ऑडिटर बिलीव दैट लिमिटेशन रिजल्ट इन अ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, ऑडिटर शैल नॉट एक्सेप्ट द लिमिटेड एंगेजमेंट एज अ ऑडिटर। ऑडिटर एक्सेप्ट ही नहीं करेगा इस चीज को, खलास। हम पागल है क्या एक्सेप्ट करेंगे? मुझे बताओ, आप एक्सेप्ट करोगे ऐसे एंगेजमेंट? नो, गलती से भी मत करना। नेक्स्ट पॉइंट, आगे बच्चा आगे बढ़े।
चलो, अब जो 13 वाला टॉपिक है ना 13, और मैं आपको जैसा बता रहा हूँ वैसे समझो एक सिंपल तरीके से। ठीक है, 13 टॉपिक एक झटके में सिखा दूंगा पूरा 13 टॉपिक। ये ऐसे हो गया अपना ऑलमोस्ट। हाँ, लिमिटेड अपने काम पे लिमिटेशन लगाना, हम इंडिपेंडेंट रहेंगे नहीं ना, तो ऐसे एक्सेप्ट लिख दो बाजू में। आ जाओ। आधे रास्ते से वापस को अंकल चाबी लेके गए अभी वैसे भी। आज तो निकलेंगे तो थोड़ी करोगे। अरे ठीक है, 5 मिनट। मेरी बस किसी की आपको स्क्रीन एक्सेप्शन है दुखी वालों के सब खुश अरे आपकी बैठ से यार चाबी दे देख शिवानी जब अभिलाषा में तुम्हारी अरे नहीं है पता है इमोशन से घर जाता है दूर हो जाता है इमोशन क्या होता है हो जाता कहने का मतलब दो लेती हूँ अगर मैं खाई हाँ
प्यार भी करते हैं बच्चा आ जाओ। सर फोटो ले लेंगे। मैं वैसे रहने दूंगा, बात पहले समझ लो बच्चा, ठीक है। बच्चा प्लीज फोकस करना। आपको उसमें दिखेगा, डरो मत। डिजिट को भी अपना भी कंट्रोल है, आप टेंशन मत लो। आगे गुरु सर, चलो। रिक्वेस्ट फ्रॉम द एंटिटी टू चेंज इन टर्म्स ऑफ एड। सर जो टॉपिक नंबर 13 है ना अपने मॉड्यूल में, क्यों ये पूरा एक चार्ट में मैंने प्रेजेंट कर दिया। टॉपिक नंबर 13 आप देखोगे, 13A, 32, 33 तीन टॉपिक है, उसको एक चार्ट में प्रेजेंट कर दिया। समझ के ले लो, अब खुद से लिख लोगे, पहले समझो और ये चार्ट बना लेना भी, फोटो मत लेना, बना लेना, बुक है तो पीछे। पहले समझ लो, पहले समझो। रिक्वेस्ट फ्रॉम द एंटिटी टू चेंज द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। अपने को बीच में ना क्लाइंट आता है और बोलता है, रिक्वेस्ट करता अपने को, सर कृपया करके जो हमने एंगेजमेंट लेटर साइन किया है उसमें आप ये चेंज कर देंगे क्या। लेकिन ये चेंजेस का रिक्वेस्ट कभी आ रहा है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। ऑडिट चालू होगी उसके बाद आ रहा है बीच में। पहले अगर ये सब काम करता तो पहले ही ना बोल देता। ऑडिट चालू करने के बाद वो रिक्वेस्ट कर रहा है कुछ चेंज करने के लिए एंगेजमेंट लेटर में, तो डायरेक्ट ना बोल देना भी अच्छी बात नहीं है, पहले समझेंगे। रिक्वेस्ट कभी कर रहा है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, तो देखेंगे उसका जो रीजन है रीजनेबल है कि क्या है। रीजन रीजनेबल रीजन है, वैलिड है, एक्सेप्ट द चेंजेस, एक्सेप्ट इशू द न्यू टर्म्स ऑफ ऑडिट। क्लास कोई दिक्कत है? अच्छा इधर देखो, उधर कहाँ देख रहे हो, इधर देखो ना। जब मैं पढ़ा रहा तो उधर उधर क्या वही डिस्कस करिए। नहीं क्यों कर रहे हो, मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, इधर क्यों कर रहे हो आप बीच में। अब इधर देखो ना, जब ये मिस हो जाएगा तो क्या करोगे, बीच में क्यों आप इधर उधर कर रहे हो। इधर ध्यान देना, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। मैं जो बोल सर जब सिखाते समय तुम क्यों दुनियादारी करते हो, मैं रुकूंगा तुम कर लो ना। आ जाओ, ध्यान देना मैनेजमेंट से, इधर ध्यान देना। रिक्वेस्ट फ्रॉम एंटिटी टू चेंज टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। ये कभी आपका रिक्वेस्ट आया ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट हम चेक करेंगे रीजनेबल है कि नहीं है। अगर रीजनेबल रीजन है, वैलिड है, क्या वैलिड है, तो आप चेंजेस को क्या करो, एक्सेप्ट और इशू द न्यू टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। इतना क्लियर है? कोई डाउट? रुको। In order to avoid confusing the reader, in order to avoid confusion between reader, report on the service include reference to। आपको रिपोर्ट में बताना पड़ेगा जे ओरिजिनल लेटर नहीं है, आपको बताना पड़ेगा हमने न्यू लेटर इशू किया है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट अगर उसमें पैराग्राफ ही से मैं लिख दिया, मतलब रीडर को कंफ्यूज ना हो तो आप बता देना जे हमने न्यू एंगेजमेंट लेटर दिया है। हम जो एक बात कर रहे ओरिजिनल लेटर के रेफरेंस का नहीं है, ये जो भी हम बात करें न्यू के बेस पे, मतलब एक बार रेफरेंस दे देना बस, ठीक है। अब जरा समझो, अगर उसका मान लो रीजन है ना इनवैलिड है, तो आप क्या करोगे। कुछ मैनेजमेंट बोल रहा है भैया ये ऐसा ऐसा चेंज कर दो लेटर में, आप उसके हिसाब से ऑडिट करो ऐसा वैसा, तो उसके बाप के पास जाएंगे। उसका बाप कौन? दोज चार्ज विद गवर्नेंस। मैनेजमेंट के ऊपर जाएंगे, दोज चार्ज विद गवर्नेंस, उसके साथ एक मुद्दा डिस्कस करेंगे। वो भी ऐसे ही है, वो भी बोलता है बात सही है, जो उसने बोला सही है, आप वही करो। हमारे रोसा लगा रहा है, लोसा लगा रहा है हमको। रोसा मतलब रिस्ट्रिक्शन ऑन स्कोप ऑफ ऑडिट,
लिमिटेशन ऑन स्कोप ऑफ ऑडिट। लोसा रोसा लगा रहा है हमारे काम पे। लोसा रोसा कैसे लगाया हमारे काम पे तुमने? मैंने दो चार्ज विद गवर्नेंस क्या कर रहा है हमारे काम पे? रोसा एंड लोसा लगा रहा है, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन ऑन स्कोप ऑफ ऑडिट, लिमिटेशन ऑन स्कोप ऑफ ऑडिट लगा रहा है। और हमको अगर हम चेंज नहीं करेंगे ना, लैक ऑफ परमिशन फ्रॉम मैनेजमेंट टू कंटिन्यू द ओरिजिनल ऑडिट एंगेजमेंट, अगर हम चेंज नहीं करेंगे ना तो हमको परमिशन भी नहीं दे रहा कंटिन्यू करने का। चेंज करने तो काम मत कर, लिमिटेशन लगा रहा है। तो हम क्या करेंगे लास्ट में? अपने आप को विड्रॉ कर लेंगे फ्रॉम एंगेजमेंट एंड हम देखेंगे, हम डिटरमाइन करेंगे हमारी ऑब्लिगेशन है क्या, ड्यूटीज है क्या किसको बताने की, तो हम बता देंगे। तो छोड़ने के पहले बता के जाएंगे दोस्त हम जा रहे हैं। दो चार्ज गवर्नमेंट को, ओनर को, या कोई रेगुलेटर होगा, जैसे बैंक है तो उसका रेगुलेटर आरबीआई है, या कोई रेगुलेटर होगा उसको बता देंगे। बच्चा क्लियर है? क्लास सिंपल, कितना सिंपल चैट प्रेजेंट हुआ है देखो। अगर रिक्वेस्ट एंटिटी रिक्वेस्ट कर रहा है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में चेंज कर दो, रीजन चेक करो वैलिड है तो एक्सेप्ट करो, न्यू लेटर इशू करो, बात खलास करो। अगर रीजन इनवैलिड है तो आप उसके बाप के पास जाओ, दोस्त साथ विद गवर्नेंस के पास जाओ, उनके साथ डिस्कस करो। अगर वो लोग अग्री नहीं हो रहे, आपके काम को रोसा लगा रहे और आपको कंटिन्यू भी नहीं करने दे रहे, तो आप खुद ही विड्रॉ कर लो और ये देख लो आपको किसको बताने की गरज है क्या। क्लास ये इंपॉर्टेंट है, विड्रॉ फ्रॉम एंगेजमेंट and determine obligation to report to those charged with governance, owner और regulator। इसमें है, आपको मिल जाएगा प्रॉपर। अगर नहीं मिस हो गया तो चार्ट मैंने उसमें डाल दिया, यहाँ पे दिख रहा है, आप डरो मत, आपको मिल जाएगा। फोटो ले लो, 6 तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ ये अपना ऐसे अपना हो गया। ये मैं फिलहाल ये वीडियो को इधर स्टॉप कर दे रहा हूँ, चलेगा ना कि इसमें ही कंटिन्यू करो? ब्रेक दे रहे हो सर, उसमें स्पेस है ब्रेक दे रहे तो आप सारे वीडियो देख जाइए कैसे कंट्रोल पहले स्टार्टिंग में मुझे। चलिए आगे बढ़ो बच्चों। यस, फोकस करना। चलो हो गया अपना काम। यस, तो मैंने बच्चा ऐसे 210 कराया आपको, राइट ना? ओके, अब मैं स्टार्टिंग का पार्ट आ जाऊँ। बेसिक पार्ट स्टार्टिंग का जो 12 पेज है अपन कंप्लीट कर लेते फटाक से। मैंने आपको एथिक्स की मीनिंग सबको समझा दी है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ बच्चा। ओके, ओके, तो एथिक्स का मतलब आपको समझ गया। द टर्म एथिक्स इज अ मोरल प्रिंसिपल। एथिक्स मतलब क्या होता है बच्चा? कैरेक्टर होता है, प्रिंसिपल्स होता है, आपका वैल्यूज होता है। उसको आप एक वर्ड में क्या बोलते हो? एथिक्स। उसको एक वर्ड में क्या बोलते हो आप? एथिक्स। क्लियर बच्चों? फोकस करना प्लीज। आ जाओ, उसमें देखो स्टार्टिंग का 1-2 पॉइंट जैसे नाम के लिए दिया, खाली जस्ट रेड करके छोड़ दो ना। नीड फॉर प्रोफेशनल एथिक्स। सर प्रोफेशनल एथिक्स की गरज क्या है? नीड फॉर प्रोफेशनल एथिक्स, नीड फॉर प्रोफेशनल एथिक्स। कंसंट्रेशन की जरूरत है। मैं वही उससे आप लोगों को कंसंट्रेशन की जरूरत है। आगे बढ़ो सर। नीड फॉर प्रोफेशनल एथिक्स, मैं क्या बोल रहा हूँ समझा? अच्छा, तो फोकस करो जरा एक बार ध्यान से। प्रोफेशनल एथिक्स की मैं बात कर रहा हूँ। नीड फॉर प्रोफेशनल एथिक्स। सर पहला पैराग्राफ जस्ट एक बार रीड करो। द प्रोफेशनल लाइक लॉ, मेडिसिन हैव देयर कोड ऑफ एथिक्स. Auditing profession is no exception. Rather, in the profession of auditing, the requirement of ethics is a manifold. It is due to the reason that society in general, government, client,
tax authority, employee, investor, business, financial community, particulars have reposed a tremendous, underline करो ना, tremendous trust in the service rendered by chartered accountant. सर देखो ना, हमको प्रोफेशनल एथिक्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एक फील्ड में एथिक्स होता है, हम कोई अलग नहीं है, हमको भी अपने एथिक्स को फॉलो करना है टाइम ऑफ कंडक्टिंग, ऑडिटिंग और प्रोवाइडिंग वेरियस सर्विस इन द चार्टर्ड अकाउंटेंट फील्ड, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत सारे लोग डिपेंड है, बहुत सारे लोग हमारे ऑडिट रिपोर्ट को रिफर करते हैं। अगर हम एथिकली नहीं होंगे तो हम ऑडिट इंडिपेंडेंट तरीके से, प्रॉपर तरीके से कर सकते नहीं, तो एथिक्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, इसमें कुछ है नहीं से मैं खाली रीड करके छोड़ दिया। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, 11.5 पेज पे सेकेंड लास्ट, वो टॉपिक का सेकेंड लास्ट पैराग्राफ दिख रहा है। इन द स्पिरिट ऑफ थिंग्स दैट इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया रिक्वायर इट्स मेंबर टू कंप्लाई विद द प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स। मतलब आईसीआई ने कुछ कोड ऑफ एथिक्स बना के रखे, मतलब आईसीआई चाहता है जे इंस्टीट्यूट के जो मेंबर्स है वो एथिक्स को फॉलो करें। ठीक है, एथिक्स को फॉलो करें एट टाइम ऑफ कंडक्टिंग और प्रोवाइडिंग वेरियस सर्विसेज। वही पैराग्राफ में लास्ट सेंटेंस, चार्टर्ड अकाउंटेंट वेदर इन प्रैक्टिस इन सर्विस और नॉट रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स। मतलब आप प्रैक्टिस में हो नहीं हो, आपको एथिक्स को फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट पैराग्राफ, एनी डिविएशंस फ्रॉम एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रिंग द डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म एक्शन अगेंस्ट द चार्टर्ड अकाउंटेंट विच में रिजल्ट इन टू फाइन। आपको अगर आप एथिक्स को फॉलो नहीं करोगे तो सीए इंस्टीट्यूट आपके ऊपर फाइन लगा सकती है, आपकी मेंबरशिप को सस्पेंड कर सकती है, या आपकी मेंबरशिप को रिमूव कर सकती है, या आपके ऊपर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है। क्लास नाम के लिए एक बार जस्ट रीड कर लेना, छोड़ो आगे। मेन चालू होगा पॉइंट नंबर 4 से। थर्ड भी एक देख लो, प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच एंड रूल बेस्ड अप्रोच। सर 100 बात की एक बात, प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच क्या होता है? देखो, प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच एंड रूल बेस्ड अप्रोच टू द एथिक्स, मतलब रूल बेस्ड अप्रोच मतलब कुछ एक गाइडलाइन बना दी गई है, ये चीज को फॉलो करना है, उसको बोलते हैं रूल बेस्ड अप्रोच। प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच का मतलब ऑडिट करते समय हम अपने जजमेंट को यूज करेंगे, जहाँ पे अपने जजमेंट को यूज करके आप एथिक्स को फॉलो करते हो ना, जजमेंटल अप्रोच, उसको बोलता जाता है प्रिंसिपल अप्रोच। और जहाँ पे कुछ गाइडलाइन है, ये चीज को फॉलो करना है, उसको बोलते हैं रूल बेस्ड अप्रोच। खाली मतलब मालूम होना चाहिए, कुछ छोटा मोटा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बन गया इसलिए बोलो। प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच मतलब जजमेंटल, प्रिंसिपल बेस्ड मतलब जजमेंटल, और एथिकल रूल बेस्ड अप्रोच मतलब कुछ एस्टेब्लिश गाइडलाइन को फॉलो करना। एक बार रीड करो, सेकेंड लाइन से रीड करो। The essence of principle based, second line से मार्क करना, the essence of principle based approach to the ethics is that require the compliance, देखा, with the spirit of ethics. It requires the accountant to exercise the professional judgment in every situation based upon their professional knowledge, मतलब अपने प्रोफेशनल नॉलेज को यूज करेंगे, अपने स्किल को यूज करेंगे, अपने एक्सपर्टाइज को यूज करेंगे। It requires the accountant to use the professional judgment to evaluate every situation to arrive at conclusion। मतलब 100 बात की एक बात आपको समझ गया क्या बोलना चाह रहा है? प्रिंसिपल अप्रोच मतलब अपने जजमेंट को यूज करना, अपने एक्सपीरियंस को यूज करना, अपने नॉलेज को यूज करना, अपने एक्सपर्टाइज को यूज करके ऑडिट करना, उसको बोला जाता है प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच, जजमेंटल अप्रोच। एक होता है रूल बेस्ड अप्रोच। सर व्हाट इज मीन बाय रूल बेस्ड अप्रोच? रूल बेस्ड अप्रोच का मतलब होता है कुछ एस्टेब्लिश गाइडलाइन को फॉलो करना। मार्क करो ना, रूल बेस्ड अप्रोच टू द एथिक्स स्ट्रिक्टली फॉलो, मिला, एस्टेब्लिश रूल, गोला मारो, एस्टेब्लिश रूल मतलब जहाँ पे आप एस्टेब्लिश कुछ रूल्स बना दी गई है, उसको आप फॉलो करोगे, ये आपको फॉलो करना है गाइडलाइन फॉलो, तो उसको बोला जाता है रूल बेस्ड अप्रोच। दोनों में डिफरेंस समझो, एक जजमेंटल है, एक आपने जजमेंट। देखो सर, कानून बना दिया है, कृपया करके एक गेट से जाए, यहाँ पे ना करे, हेलमेट पहने, एक एस्टेब्लिश गाइडलाइन है। कुछ एक ऐसा भी गाइडलाइन होता है जो अंडरस्टैंडिंग होती है, वो भी एथिक्स होती है, वो लिखी नहीं रहती है, आपको समझनी है, आपको समझनी है, तो बस ऐसे ही समझ लो। एक जो रूल बना दिया है वो उसको हमको क्या बोलेंगे, एस्टेब्लिश गाइडलाइन, रूल बेस्ड अप्रोच। और एक ऑडिटर को अपना जजमेंट यूज करना चाहिए,
एक्सपीरियंस यूज करना चाहिए, उसको बोला जाता है प्रोफेशनल बेस अप्रोच। दोनों क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। चलो इसको क्यों बनाओ, क्वेश्चन नंबर 4 को क्यों बनाओ, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करो क्यों बनाओ। सर एकदम बेसिक चीजें कर रहे हैं हम लोग अभी, आने वाले 1 घंटे तक जो भी है उसमें 12 पेज हो जाएंगे, बहुत बेसिक है। फंडामेंटल प्रिंसिपल बच्चा मिला, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल अप्रोच। हम लोग बात करें फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल अप्रोच, क्लियर है? यस, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल अप्रोच। बच्चा ध्यान देना, फंडामेंटल प्रिंसिपल बोलो साहब, ओके। तो जरा फोकस करना अच्छी तरीके से। सबसे पहले अपन बात कर रहे सर हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स क्या है। सर इसका कीवर्ड याद रखना, CIPO। क्या बोलो? CIPO। क्या बोलोगे? CIPO। C मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी, I मतलब इंटीग्रिटी, मतलब एक कुछ फंडामेंटल अप्रोच है, मतलब एक कुछ फंडामेंटल। जब क्वेश्चन का नाम याद रखना, क्वेश्चन का नाम है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स, फंडामेंटल प्रिंसिपल, ठीक है, फंडामेंटल। इसको और एक नाम से कोड ऑफ एथिक्स भी बोल सकते हो, स्लैश करके लिखो ना, इसको और एक नाम से बोलते हैं कोड ऑफ एथिक्स, इसको और एक नाम से बोल सकते हो कोड ऑफ एथिक्स, इसको और एक नाम से बोलेंगे कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ एथिक्स। कोड ऑफ एथिक्स क्या है बोलो? कोड ऑफ एथिक्स में क्या आएगा? CIPO, CIPO, CIPO। C से कॉन्फिडेंशियलिटी, I से इंटीग्रिटी, P से प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, प्रोफेशनल बिहेवियर, और O से ऑब्जेक्टिविटी, CIPO। कम ऑन, क्या बोलोगे बच्चा? CIPO। क्या बोलोगे? CIPO। C से कॉन्फिडेंशियलिटी, I से इंटीग्रिटी, O से ऑब्जेक्टिविटी, P से प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर और प्रोफेशनल बिहेवियर, CIPO। क्या बोलोगे बच्चा? कम ऑन, CIPO, CIPO। लेट्स स्टार्ट, एक एक पॉइंट, एक एक फंडामेंटल प्रिंसिपल। हम बात एकदम बेसिक थियरी है, रीड करो, खलास करो, लेकिन क्वेश्चन उस पर भी बनता है, मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। इंस्टीट्यूट कितना घुमा सकता है आपको, इसे समझ के अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओल्ड लैंग्वेज में लिखो, लेकिन समझना अच्छा पॉइंट क्या बोलना चाह रहा है आपको। पहला पॉइंट, पहला कोड ऑफ एथिक्स, पहला कोड ऑफ एथिक्स इंटीग्रिटी। पहला कोड ऑफ एथिक्स इंटीग्रिटी, ध्यान देगा सर, इंटीग्रिटी। सर इंटीग्रिटी मीन्स ऑडिटर, हम जब ऑडिट करने जाते हैं हम लोग एकदम हॉनेस्ट होंगे, सिंसियर होंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, हॉनेस्ट, सिंसियर, स्ट्रेट फॉरवर्ड ड्यूरिंग द ऑडिट। इंटीग्रिटी मतलब ऑडिट करते समय, सर सुनो ना, हम ऑडिट करते समय हम पहले सुन लो, बाद में मार्क कर लो, मैं मार्क कराऊंगा, मैं रीड करूंगा, पहले सुन तो लो। इंटीग्रिटी मीन्स हॉनेस्ट, सिंसियर, स्ट्रेट फॉरवर्ड। सर हम जब ऑडिट करने, हम ऐसे कोई भी रिपोर्ट, हम कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट, कोई भी डॉक्यूमेंट इशू नहीं करेंगे जो हमको मालूम है गड़बड़ है। मेरे को मालूम है इन्वेंट्री में गड़बड़ है, मैं कुछ उसका सर्टिफिकेट इशू कर रहा हूँ, गलत बात। आपको मालूम है इसमें फ्रॉड है, इस गड़बड़ी है, ऐसे कोई भी जानबूझ के इंटेंशनली कोई सर्टिफिकेट को सही इशू मत करना, मतलब गलत को सही बताने का काम मत करना, ये आपकी इंटीग्रिटी है। बस यही बोलना चाहता है, ईमानदार होना चाहिए आप, ठीक है। देखो पढ़ो एक बार संधि से, प्रोफेशनल अकाउंटेंट कंप्लाई विद द प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी विच मीन्स, मार्क करो, अकाउंटेंट, यहाँ पे अकाउंटेंट मतलब CA, अकाउंटेंट स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड हॉनेस्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड हॉनेस्ट इन ऑल द प्रोफेशनल बिजनेस रिलेशंस, क्लियर है? इंटीग्रिटी इंप्लाइज द फेयर डीलिंग एंड ट्रूथफुलनेस, फेयर डीलिंग एंड ट्रूथफुलनेस, क्लियर हो गया बच्चा इंटीग्रिटी का मतलब। आगे बढ़ते, नेक्स्ट पैराग्राफ। सर मैं क्यों बोल रहा हूँ इतना अच्छे से पढ़ने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन बनाएंगे लोग, MCQ में घुमा देंगे सर, इसलिए बोल रहा हूँ, चीजों को समझ के लो। मैं बताता हूँ क्वेश्चन कैसे आएंगे, इस पे सिंपल थ्योरी भी आएंगे, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। प्रोफेशनल अकाउंटेंट शैल नॉट नोइंगली, बोलो मारो, प्रोफेशनल अकाउंटेंट शैल नॉट नोइंगली एसोसिएटेड विथ report, returns, communications and other information where accountant believe that information contain merely false misleading statement। मिला क्या? मिसलीडिंग स्टेटमेंट मतलब आपको कोई भी ऐसे सर्टिफिकेट, कोई भी ऐसे रिपोर्ट इशू नहीं करनी चाहिए जो आपको मालूम है फॉल्स है, मिसस्टेटेड है, गलत है, मिसलीडिंग है, आपको ऐसे कोई भी सर्टिफिकेट इशू नहीं करनी चाहिए। ऐसा कौन सा आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल बोलता है? इंटीग्रिटी। ऐसा कौन सा फंडामेंटल प्रिंसिपल आपका बोलता है? इंटीग्रिटी। आई होप एवरीवन इज गेटिंग क्लियर। नेक्स्ट वन, ऑब्जेक्टिविटी। सर
हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? ओपिनियन देना। हमारा ऑडिट करने का मेन मकसद क्या है? तो ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल बोलता है भैया कभी भी अपने ऑब्जेक्ट से कॉम्प्रोमाइज मत करना। अपने ऑब्जेक्ट से कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करना। अपने ऑब्जेक्ट से। और इंसान कॉम्प्रोमाइज कब कर सकता है? बाप ना बड़ा भैया सबसे बड़ा रुपया। होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया। कॉम्प्रोमाइज मत करना इससे। अपना जो आपका ऑब्जेक्ट है उस पे कायम रहना। कुछ भी हो जाए कॉम्प्रोमाइज मत करना। बिकना मत, बिकाऊ मत बनना। पढ़ो। The principle of objectivity require auditor not compromise professional judgment because of bias, conflict of interest and influence. किसे influence मत हो जाना। 4 गुट उठ का काम मेरा रोज का। Yes, influence मत हो जाना। Come on. It required that professional accountants shall not undertake professional activity. मतलब आप कभी भी 100 बात की एक बात किसके इन्फ्लुएंस मत होना। अपना जजमेंट मत चेंज करना। मतलब ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिव पे कायम रहना। आई होप आपको समझ गया। थर्ड पॉइंट, प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर। सर ऑडिट करते समय अपने कंपिटेंसी एंड ड्यू केयर। कंपिटेंसी मतलब अपना स्किल, नॉलेज, एक्सपीरियंस को यूज करना। ड्यू केयर मतलब एकदम अलर्ट तरीके से ऑडिट करना। मतलब कंपिटेंसी मतलब हम लोग ऑडिटर्स है, जब भी ऑडिट करेंगे एकदम दिमाग लगा के ऑडिट करेंगे, एकदम प्रॉपरली अपने पास एक्सपीरियंस को यूज करेंगे, नॉलेज को यूज करेंगे। एक्सपीरियंस भोंदू जैसा काम मत करना। प्रोफेशनल कंपिटेंस की को अपना यूज करना है टाइम ऑफ कंडक्टिंग ऑडिट। मैंने कल एग्जांपल दिया था, कंपनी का 1 साल का प्रॉफिट 20 लाख, नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट 40 लाख दिख रहा है, उसके बाद वाला प्रॉफिट 60 लाख दिख रहा है, 20, 40, 60, और अचानक से नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट 9 करोड़ हो गया। मैं ऑडिटर है, 20 का 40 तरक्की, 40 का 60 तरक्की, 60 से 9 करोड़, ये कौन सी तरक्की? अब क्या चरस गांजा बेच रहा है? अरे मालूम गलत बोलो। अपना कॉम्पिटेंसी यूज करना चाहिए कि नहीं? देखो लिखा है, पढ़ो। A professional accountant shall comply with the principle of professional competency and due care, which require the accountant to attain and maintain professional knowledge, skill level required. बच्चा समझा? चौथी लाइन को मार्क करो ना। ऑडिट करते समय अपने को अपना करंट टेक्निकल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड मार्क करो। टेक्निकल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स जो हमारे लिए बनाई गई है, कुछ लॉस रिलेवेंट लेजिस्लेशन, डिलिजेंट एंड एक्ट अकॉर्डिंग विद एप्लीकेबल टेक्निकल स्टैंडर्ड। मतलब ऑडिट करते समय अपने को जो गाइडलाइन बनी है, एसेज है, कुछ एथिक्स है, कुछ रूल्स रेगुलेशन, सबको फॉलो करना चाहिए। मतलब ऑडिट अच्छी तरीके से करना चाहिए अपने एक्सपीरियंस नॉलेज के हिसाब से। अब ड्यू केयर का मतलब नीचे समझाया, देखो। डिलिजेंस इंक्लूड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्ट केयरफुली। जब आप ऑडिट करो नेग्लिजेंट होके काम मत करो, एक्ट केयरफुली, केयरफुल तरीके से, उसी को बोला जाता है ड्यू केयर। ड्यू केयर मतलब क्या बोलते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको एकदम केयरफुल तरीके से ऑडिट करो, नेग्लिजेंट होके काम मत करो। खलास। इजी है ना, एकदम बेसिक है, रीड करो लिखो, खलास। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्फिडेंशियलिटी। सर एक बात बताओ, मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट हैं, ये भी है, वो भी है। अब इनकी बात इनको बताऊंगा, हाँ, इनकी बात उनको बताऊंगा, हाँ। बोलो अच्छा लगता है? ऑडिटर को शोभा देता है। ऑडिटर शुड नॉट बिहेव लाइक अ सास बहू, राइट ना? आपको शोभा देता है सब चीज। आप इसकी बात उधर बता रहे हो, उधर की बात इधर कर रहे हो, ये सब शोभा देता है आपको? नहीं। ये हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल है। कुछ भी हो जाए हम अपने क्लाइंट की इंफॉर्मेशन किसको भी नहीं बताएंगे, भले कुछ भी हो जाए। कॉन्फिडेंशियलिटी। सर कोई भी बड़े बड़े लोग हैं, उनकी जो भी फाइनेंशियल प्लानिंग होती है सब चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं करता है। इनकम टैक्स वाला बड़े आदमी को उठा रहे, इससे अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट को पूछो, सब मिल जाएगा डिटेल। लेकिन हम, सर हमसे कोई पूछेगा तो हम बताएंगे नहीं। सर लॉयर को सब मालूम रहता है, उसके क्लाइंट ने जो भी किया है, लेकिन तो भी उसके लिए वो लड़ता है। वो क्लाइंट की इंफॉर्मेशन किसको लीक करता है? बस। तो प्रोफेशनल के एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, आप अपने क्लाइंट की कोई भी सीक्रेट इंफॉर्मेशन किसको मत बताओ। मतलब मैंने इनका ऑडिट किया तो कोई भी फाइनेंशियल डिटेल इनको मत बताओ, इनकी कोई प्रोडक्ट के बारे में इनको ना बताओ। ये मेरी
फंडामेंटल प्रिंसिपल है। बोलो ये सब काम करना चाहिए, शोभा देता है आपको। विदाउट परमिशन कोई भी क्लाइंट का इंफॉर्मेशन किसको मत बताना, क्योंकि क्लाइंट है ना आपको अपना समझ के दिल की बात बता देता है, फ्रीली फ्लो सब कुछ बताता है, और आप इधर उधर जाके काम कर रहे हो, गलत बात। इंग्लिश में लिखा है, पढ़ो। बताना चाहिए हाँ? क्लाइंट को भी, ऑडिटर और क्लाइंट को मतलब जो ऑडिटर है वो दूसरे ऑडिटर को नहीं बताता। अरे बोलो ना मैडम, एक जिसका डाउट है पूछो। ऑडिटर अपने क्लाइंट, जैसे क्लाइंट ने सब कुछ बता दिया और मैनेजमेंट में कुछ तो भी गड़बड़ चल रही है, तो ऑडिटर क्लाइंट को बताना चाहिए ना। जो बता रहा हो इसको फिर से बताओगे। अरे नहीं, मतलब क्लाइंट को नहीं पता है मैनेजमेंट ऐसा जो कर रहा है ऑडिटर, बट ऑडिटर को पता है। अरे गवर्नेंस सर वो शायद उधर की बात करिए क्लाइंट वाली। हाँ गवर्नेंस वो तो पता नहीं। मैडम सुनो ना, आप एक क्लाइंट हो, जानो आप सुनो, आप एक क्लाइंट हो, आपका क्वेश्चन बहुत डेंजर है। आप क्लाइंट हो, आप मैं सीधा बात करता हूँ, सुनो। आप एक क्लाइंट हो, आपका मैं ऑडिट करने आया हूँ, आपको जो भी इंफॉर्मेशन आप मुझे बताओगे मैं किसको डिस्क्लोज नहीं करूँगा, खलास। तो सर जैसे आप ऑडिट करने के लिए आए और मैंने आपको डिटेल्स दी है ना, तो फिर आप ऑडिट कर चुके हो, फिर आपकी मेरी बात हुई फिर से, तो फिर आपने मुझे डिटेल्स देनी है। जाने दो, छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। क्या उसको किसको भी पूछो आप क्या बोल रहे हो, हजम हो रहा है, आगे बढ़ो सर। क्लियर, मैं आगे बात कर रहा हूँ सर। 100 बात की एक बात, अरे जाने दो ना, बाद में बात कर लेना, अभी इधर क्लियर, बाद में। सर आप क्लाइंट ने जो इंफॉर्मेशन मेरे को दिया है उसकी बात मैं किसको भी डिस्क्लोज नहीं करूंगा। अरे भैया मेरा क्लाइंट है, सिंपल सा सादा, इतना क्या, जहाँ पे डाउट नहीं आता वहाँ पे डाउट निकालते हो। ये मेरा क्लाइंट है, ये मेरे को कुछ इंफॉर्मेशन दिया, इसकी बात मैं किसको नहीं बताऊंगा, खलास। विदाउट परमिशन ऑफ हिज और हर मैं किसको भी नहीं बताऊंगा, खलास हो गया बात। क्यों घूम रहे हो, पढ़ो। कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल रिक्वायर प्रोफेशनल अकाउंटेंट टू रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंशियलिटी इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड रिजल्ट ऑफ प्रोफेशनल बिजनेस रिलेशनशिप। देखो कॉन्फिडेंशियलिटी सब पब्लिक इंटरेस्ट बिकॉज इट फैसिलिटेट फ्री फ्लो। देखो ना कितना अच्छा लाइन लिखा है, फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्रोफेशनल अकाउंटेंट क्लाइंट, अकाउंटेंट की क्लाइंट की बात कर रहा है, क्लाइंट टू क्लाइंट या एम्प्लॉय या ऑर्गेनाइजेशन से जो भी इंफॉर्मेशन अपने को आ रहा है वो किसको डिस्क्लोज नहीं करना, थर्ड पार्टी को। अरे क्लियर है बच्चा, क्लाइंट से या उसके ऑर्गेनाइजेशन से या उसके एम्प्लॉय से अपने को जो भी इंफॉर्मेशन आया बाहर वाले को बताना नहीं है, खलास। आगे नेक्स्ट पैराग्राफ। सर अगर आप ये बताओगे तो गिल्टी का कहलाओगे। हाँ, अब नेक्स्ट पैराग्राफ में ये बोला है कौन से केस में ऑडिटर बता सकता है, जब लॉ बोलता है गाड़ी अटक गई, क्लाइंट खुद ही बोलता है हाँ भाई बता दे। पढ़ो, इंग्लिश में लिखा है सच कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन मे डिस्क्लोज, एग्जाम्पल इट रिक्वायर्ड बाय लॉ, मार्क करो, रिक्वायर्ड बाय लॉ, परमिटेड बाय लॉ, ऑथराइज्ड बाय क्लाइंट। क्लास बच्चा समझा, कितना सिंपल सा पॉइंट है यार। नेक्स्ट पॉइंट प्रोफेशनल बिहेवियर। सर आप ऑडिटर हो, आप कहीं ऑडिट करने जा रहे हो, ऑलवेज बिहेव लाइक अ प्रोफेशनल पीपल। सर ऑडिट करते समय आप कभी भी याद रखना, आप अपने इंस्टीट्यूट का नाम मतलब प्रोफेशन का नाम मत खराब करो, ऐसे कोई काम मत करो जिससे ऑर्गेनाइज अपना जो इंस्टीट्यूट है उसका नाम खराब हो जाए। मतलब ऐसे कोई भी रेपुटेशन वाला काम मत करो, या ऐसा कोई भी काम मत करो डिसक्रेडिट जिससे इंस्टीट्यूट का नाम खराब हो, अपने प्रोफेशन का नाम खराब हो। एक एग्जांपल, मेरा एक क्लाइंट पैसा नहीं दे रहा, मेरा फीस नहीं दे रहा है, उसके घर पे गुंडे भेज दिया और बहुत मारा वो लोग ने, गुंडे लोग ने, न्यूज आ गया, देखिए चार्टर्ड अकाउंटेंट ने गुंडे भेजा है, नाम किसका खराब होगा, सीए का। आप समझ रहे हो, रास्ते से चलते चलते देखिए एक सीए में धक्के मारते हुए लड़की को छेड़ते हुए पकड़ा गया। यस, बोलो गलत बात है कि नहीं। मतलब ऐसा कोई भी काम मत करो जिससे अपना डिसरिस्पेक्ट हो। कोई सी रास्ते में
एक्सक्यूज मी रिटर्न फाइल कराएंगे, रिटर्न फाइल करवाएंगे, आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन करना है। ऐसा कौन है? हाँ, ऐसा कोई भी काम मत करो, ऐसा कोई भी काम मत करो जिससे इंस्टीट्यूट का नाम खराब हो। राइट, यस, आ जाओ, कम ऑन। अरे भगवान समझा, देखो पांचों पॉइंट समझ गया, बोलो और CIP बोलो, CIP बोलो, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ड्यू केयर, प्रोफेशनल बिहेवियर और खल्लास। आगे बढ़ते हैं सर, एक इधर अंडरस्टैंडिंग 1 2 पढ़ो ना सर, अंडरस्टैंडिंग 1 पढ़ो, आगे क्या टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग मिला, पढ़ो। CAP मिला, CAP सूर्यकांतम जो भी है, इग्नोर करो नेम, हैज कंडक्टेड, यहाँ छोटा जगह एक्चुअली काफी, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ एंटिटी फॉर पर्टिकुलर ईयर, ICAI हैज इशूड द लेटर टू हिम regarding the certain matter concern audit. He did not even bother to reply later despite of reminder. Discuss which fundamental principle governing professional ethics is disregarded by him. आपके हिसाब से कौन सा फंडामेंटल प्रिंसिपल डिसरिगार्ड हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे दो, एक तो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर और प्रोफेशनल बिहेवियर भी आप अटैच कर सकते हो। नेक्स्ट वन, चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, अच्छे से समझ के बोलना। चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस इशू अ सर्टिफिकेट शोइंग ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी installed in premises 9 crore to save the some regulatory fees of client. Original cost of plant and machinery उसने 15 करोड़ दिखा दिया। Which fundamental principle violated? Integrity, गलत सर्टिफिकेट दे दिया, इंटीग्रिटी से समझौता किया। समझा आप? अगर वो नहीं पढ़े रहते ढंग से तो आंसर ही नहीं दे पाओगे आप। तो इंस्टीट्यूट के कचड़े में भी टॉपिक वो आंसर बनता है। जिंदगी में एक चीज याद रखना, कभी भी टॉपिक देख के ऐसा लगे क्या है इसमें, क्या क्वेश्चन बनेगा, सीधा सा शॉर्ट नोट आएगा। लेकिन ऐसा क्वेश्चन बना दिए तो अगर आप पढ़े ही नहीं रहोगे, समझे ही नहीं रहोगे टॉपिक को, अब क्या लिखोगे? मेरा बोलने का मतलब समझता है तुम लोगों को? यस, प्लीज रिक्वेस्ट। आगे सर, नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट टॉपिक आ जाओ। क्यों बना दो, क्यों? इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर। आगे सर, चलो क्यों बना दो सर। इसमें कुछ है नहीं, इसमें जो क्वेश्चन आएगा इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर वो पॉइंट नंबर 6 के ऊपर आएगा। पॉइंट नंबर 5 में कुछ भी नहीं है, जितना बोलता है उतना मार्क करके छोड़ दो बस। सर इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर, दो वर्ड याद रखना। पहले तो बोलो, हम लोग ऑडिट करने जाएंगे, हम लोग ऑलवेज इंडिपेंडेंट रहेंगे कि नहीं बच्चा? विदाउट इंडिपेंडेंट तो कोई भी ऑडिट होने वाला है क्या? हम कहीं भी ऑडिट करने जाएंगे, बोलो हम लोग इंडिपेंडेंट रहेंगे कि नहीं रहेंगे? बोलो इंडिपेंडेंट रहेंगे कि नहीं रहेंगे? रहेंगे ना? यस, आ जाओ। तो पहला सेकंड लाइन से मार्क करो सर, सॉरी माफ करना, फर्स्ट पैराग्राफ सेकंड लाइन से मार्क करो। बहुत अच्छा मीनिंग दिया है, इंडिपेंडेंस का पूरा प्रॉपर मीनिंग दिया है। इंडिपेंडेंस इंप्लाइज दैट जजमेंट ऑफ पर्सन नॉट सबऑर्डिनेट टू विश और डायरेक्शन। फर्स्ट पैराग्राफ सेकंड लाइन से मार्क करो। इंडिपेंडेंस इंप्लाइज दैट जजमेंट ऑफ पर्सन not subordinate to wish or direction of another person who might have engaged him or his own self interest। उसको अपन क्या बोलेंगे? इंडिपेंडेंस। मतलब इंडिपेंडेंस मतलब मैं सारे फैसले अपने खुद से ले रहा हूँ, मेरा जजमेंट कोई थर्ड पार्टी डिसाइड नहीं कर रहा है। आई एम इंडिपेंडेंट। मुझे कोई बोल रहा है ये कर ऐसे कर, आई एम नॉट इंडिपेंडेंट। मुझे कोई बोल रहा है काम कर ऐसे कर ले, नॉट इंडिपेंडेंट। मेरा जजमेंट को डिसाइड नहीं करना चाहिए, मैं खुद डिसाइड करूंगा, आई एम इंडिपेंडेंट। तो ऑडिटर शुड बी इंडिपेंडेंट। देखो लिखा, फिर से पढ़ो। इंडिपेंडेंस इंप्लाइज दैट जजमेंट ऑफ पर्सन नॉट विश सबऑर्डिनेट टू द डायरेक्शन ऑफ अनदर पर्सन हु माइट हैव एंगेज हिम। ठीक है, वो ऑलवेज क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट। आगे बढ़े। और अपना कोई सेल्फ इंटरेस्ट के लिए ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए। अगर सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करोगे तो इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा। इसके पास सामने कोई इंडिपेंडेंट नहीं है, जेब में डाल दे, हाँ सही है पहले करता भी सही है, पहले पड़ेगा अपने वाले में खड़क नोट। क्लियर, आगे बढ़ दे। सुनो, बिल्ला नोट की हालत खराब रहती है। नेक्स्ट पैराग्राफ आ जाओ। नेक्स्ट, देयर आर टू इंटरलिंक
उसको मार्क करो, जितना पढ़ो उतना ही पढ़ो, ज़्यादा मत पढ़ना। देयर आर टू इंटरलिंक्ड पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर। सब इंडिपेंडेंस 2 वर्ड याद रख लो बस, इसमें ज़्यादा घूमना मत, 2 वर्ड याद रख लो। इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड, अगर आया तो ऑब्जेक्टिव में आएगा क्वेश्चन। इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड, सर माइंड से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, आपको खुद को लगना चाहिए मैं इंडिपेंडेंट हूँ। आपको खुद को लगना चाहिए इंडिपेंडेंट बाय माइंड, कम ऑन, माइंड से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। आपको लग रहा नहीं यार मैं करूंगा तो फिर यू आर नॉट इंडिपेंडेंट, आपके माइंड से पहले तो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट ऑफ माइंड, सिर्फ एक ही पैराग्राफ मार्क करो। दूसरा, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ रहा है सर? इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड एक बार रीड कर लेते। स्टेट दैट माइंड दैट परमिट प्रोविजन ऑफ ओपिनियन विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय इंफ्लुएंस ऑफ कॉम्प्रोमाइज, मतलब आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हो, इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे हो, प्रोफेशनल जजमेंट से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हो, आप इंटीग्रिटी को फॉलो कर रहे हो। दिख रहा हो सेंटेंस मार्क कर लो, इंटीग्रिटी को फॉलो कर रहे, ऑब्जेक्टिविटी को फॉलो कर रहे, स्केप्टिज्म, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म मींस अलर्टनेस, आप अलर्ट हो तो आप इसका मतलब इंडिपेंडेंट हो ना। पहली बात तो क्लियर, मैं क्या बोला समझे? कंसंट्रेशन रखो यार तुम लोग थोड़ा। इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड क्लियर है? अरे मैं क्या बोला समझा? बच्चा फिर से अगेन, व्हाट इज इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड? इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड मतलब आप कॉम्प्रोमाइज मत करो अपने प्रोफेशनल जजमेंट से, आप एकदम इंटीग्रिटी रहो, आप ऑब्जेक्टिविटी रहो, आप प्रोफेशनल स्केप्टिज्म, इसी को बोलते हैं माइंड से इंडिपेंडेंस। क्लास इस वर्ड लिखना। इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस, सर इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस, आपकी अपीयरेंस इंडिपेंडेंस होनी चाहिए सर। सर इसका एक काम करो ना, सेकंड पैराग्राफ मार्क करो, आपकी अपीयरेंस का भी पूरा मार्क कर लो सेकंड पैराग्राफ। आपकी सर मानो एक आदमी, एक पुलिस ऑफिसर होता है, देख के लगता है ईमानदार है, किसी मजाल नहीं उसको रिश्वत देते, सब देख के लगता है एकदम इंडिपेंडेंस। किसी मानो आदमी गया रहता है रिश्वत खिलाने, उसको देख के अंदर मारेगा गिरा के, राइट? और कोई आदमी देख के लगता है चोर, देख के नहीं सब खरीद लेंगे। ये क्यों बनाने बोला ना इसको खाली ऑब्जेक्टिव एंगल से अपने को 2 वर्ड याद रखना है, इंडिपेंडेंस बाय माइंड, इंडिपेंडेंस बाय अपीयरेंस, बस ऑब्जेक्टिव एंगल से याद रखना, ठीक है? क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आ सकता है इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड, इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस, ऐसा कुछ घुमा के। इसे मैं बोल रहा हूँ, एक बार रीड करो, तो भी क्लियर है? 6 इज आईएमपी क्वेश्चन। मैं क्या बोला बच्चा समझा? बोलो इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड समझा, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी से कॉम्प्रोमाइज मत करो, एकदम अलर्ट रहो, स्केप्टिज्म, वो सब लिख देना। इंडिपेंडेंस मतलब आपका अपीयरेंस इंडिपेंडेंस होना चाहिए, देख के लगे आप इंडिपेंडेंस हो। सर हमें मालूम पड़ता है कि इंडिपेंडेंट है कि नहीं, मतलब अपीयरेंस आपका, अब कोई बोल मतलब देखो ना, कोई नेता देख के लगता है चोर आदमी है, देख के लगता है, आपको मैक्सिमम दिखेंगे चोर, लेकिन कुछ नेता एकदम अपीयरेंस इतना स्ट्रांग है ना, सर कोई बोलेगा नहीं चोर है। जब अपने जो प्राइम मिनिस्टर है, कोई बोलेगा भी नहीं सर, सोच भी नहीं पाएगा, ऐसा मतलब अपीयरेंस इतना स्ट्रांग है। नहीं है नहीं, अब नीचे होंगे बट एटलीस्ट आप एक आदमी का तो गारंटी ले सकते हो। अपीयरेंस आपका स्ट्रांग होना चाहिए, कभी भी ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो चोर का एग्जांपल दे, जानते हैं मेरे घर पे आ जाएंगे अभी पॉलिटिशियन। सर आप भी ना आगे नहीं, मतलब ऐसे रिश्वत नहीं लेना, ऐसा सब ना। अरे तुमको क्या मेरा अपीयरेंस चोर वाला दिख रहा है? हे भगवान, मैं इसको सिखा रहा हूँ, मेरे को सिखा रही है। मालूम रोजी रोटी का सवाल है, कुछ थोड़ा बहुत साइड में करना पड़ता है। आगे बढ़ते, ज्यादा इंडिपेंडेंट रहोगे तो खाओगे क्या? सही बात है, यस, तब तो सीए करना ही पाप है, इंडिपेंडेंट। सर इधर सुनो, मेरा बोलने का मतलब है सर अपीयरेंस आपका इंडिपेंडेंस होना चाहिए, लगना चाहिए आप ईमानदार हो, साफ सभी के नेता हो, बस बाकी देखेंगे। आ जाओ सर, बस हो गया, ज्यादा मत पढ़ो, आगे बढ़ते। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ, इसको आईएमपी मार्क करो। थ्रेट सर, वेरी वेरी आईएमपी। सर इंडिपेंडेंस का 2 वर्ड बोलो ना, इंडिपेंडेंस बाय माइंड, इंडिपेंडेंस बाय अपीयरेंस, इंडिपेंडेंस बाय माइंड, इंडिपेंडेंस बाय अपीयरेंस, इंडिपेंडेंस बाय माइंड, इंडिपेंडेंस बाय अपीयरेंस। क्लियर? 2 वर्ड याद
याद रखना, इंडिपेंडेंस बाय माइंड, इंडिपेंडेंस बाय अपीयरेंस, कम ऑन, भूलना मत दो लाइन को। लेट्स स्टार्ट, थ्रेट टू इंडिपेंडेंस, वेरी इंपॉर्टेंट है, फटाफट जाएंगे एकदम। लेट्स स्टार्ट, 5 थ्रेट है, मतलब आपके इंडिपेंडेंट को कब खतरा है, आपके इंडिपेंडेंट को कब खतरा है, मैं क्या बोल रहा हूँ, थ्रेट टू इंडिपेंडेंस, आपके इंडिपेंडेंट को कब खतरा है। सर इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एक एक टॉपिक के ऊपर भी छेड़ सकता हूँ आपके, वेरी हैप्पी है। अब उनको इस पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे क्वेश्चन आ सकता है, अच्छे संभले थियरी तो बोलो सर, थ्रेट टू इंडिपेंडेंस, थ्रेट टू इंडिपेंडेंस, उसको बुक दो, हाँ, वो दिख थोड़ा रहा है। नाव दे दो मेरे को, लो ना सर। मैं बेटी को दूंगा, खेलेगी। वाह, आगे नहीं तो बाद में और उसको रिसर्च करेंगे वो। आगे, थ्रेट टू इंडिपेंडेंस, हम लोग क्या बात कर रहे हैं बच्चा, बोलो, इंडिपेंडेंस टू थ्रेट। आ जाओ, लेट्स स्टार्ट। पहला पॉइंट सेल्फ इंटरेस्ट, बच्चा सुनो ना, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, इसका मतलब समझो, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। सर सेल्फ इंटरेस्ट, एक बात बताओ, ऑडिटर को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, यस सर। एक बात बताओ, सेल्फ इंटरेस्ट, हम इंडिपेंडेंट होने चाहिए, बट हमारे इंडिपेंडेंट को कब खतरा है, सेल्फ इंटरेस्ट। मान लो मैं कोई क्लाइंट के पास ऑडिट कर रहा हूँ, मेरा 60% पैसा उसके पास से ही आता है, मैं 100 रुपये कमाता हूँ ना, 60 रुपये उसके पास से ही आता है, मैं मतलब उस पर ज्यादा डिपेंडेंट हूँ, और कल क्लाइंट चले जाए तो बैन बच जाएगी मेरी। आप समझ रहे हो सकता है, पहले एग्जांपल समझो ना, आपको खुद को समझेगा, इसका एग्जांपल पढ़ो। एग्जांपल इंक्लूड डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट, उसका कुछ फाइनेंशियल इंटरेस्ट है आपका, आपने लोन लेके बैठा उससे, सर ऑफ द पेपर, नॉट ऑन द पेपर, ऑन द पेपर तो अलाउड ही नहीं ना, ऑन द पेपर आप जिससे लोन लोगे उसका ऑडिट ही नहीं कर सकते हो, डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे, याद करो। ऑफ द पेपर आपने ऐसे पैसा लेके रखा है, बोलो उसका अब ज्यादा इंडिपेंडेंट बनोगे उधर, वो कल ही बोलेगा ला मेरे पैसे, ला मेरे लोन, तो आप इंडिपेंडेंट की खतरा है। अनड्यू डिपेंडेंस ऑन क्लाइंट फीस, आप उसके फीस पे ज्यादा ही डिपेंडेंट हो, उसका फीस देगा तो बैन बच जाएगी आपकी। क्लोज बिजनेस रिलेशन विद क्लाइंट, आप हो सकता है आपकी कुछ प्रोडक्ट उसके बिजनेस में जा रहे हो, आपके रिलेटिव के, मतलब क्लोज बिजनेस रिलेशन है। पोटेंशियल, हो सकता है आप उसके पास जॉब पे भी हो, ऑफ द पेपर, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, नॉट ऑन द पेपर, ऑफ द पेपर, वहाँ पे आप फुल टाइम जॉब पे हो। तो कंटीजेंट फीस, हो सकता है उसका प्रॉफिट की बेस पे आपका फीस डिसाइड होगा, तो आप कभी इंडिपेंडेंट ज्यादा बनोगे नहीं, इंडिपेंडेंट बनोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। सेल्फ इंटरेस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एग्जाम्पल याद रखना सारे, क्या बोलते हैं इसको, सेल्फ इंटरेस्ट है। एक बार पढ़ो ना इसका मीनिंग, सेल्फ इंटरेस्ट है अकर व्हेन ऑडिटिंग फर्म पार्टनर एसोसिएट्स कुड बेनिफिट फ्रॉम द फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ ऑडिट क्लाइंट। क्लियर है, आपका क्लाइंट से कुछ फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, उसको अपन बोलते हैं सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। आपको क्लाइंट से कुछ फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, उसको बोलते हैं सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। आगे, सेल्फ रिव्यू थ्रेट। इस सेल्फ रिव्यू क्या होता है, सुनो ना, हो सकता है पास्ट में उसके डायरेक्टर थे, हो सकते उसके एम्प्लॉय थे, अब उसके ऑडिटर बन गए हो, कुछ ऐसा, तो ही बात हो गई, जो थाली में खाया वो थाली में छेद किया, बात हो गई ना। मैं 1-2 साल पहले तक उस कंपनी का डायरेक्टर या कुछ था, और इस साल उस कंपनी का ऑडिट कुछ कर रहा हूँ, और गलत बोलूंगा तो लोग यही बोलेंगे ना, ये तो सांप निकला, क्या बोलते हो कुछ डायलॉग है ना, ये तो हमने आस्तीन में सांप पाल के रखा था, आस्तीन जो भी है, राइट ना। तो मतलब ये तो मतलब सामने वाला, तो कभी कभी क्या होता है, आप वो कंपनी से आपका बिजनेस अच्छा रिलेशन था, पास में उसके एम्प्लॉय था, आप गलत बोलना अवॉइड करोगे, एक इमेज बिल्ड हो जाती है ना कहीं से। मतलब आप एक रिलेशंस, मतलब जो भी बोलो आप अवॉइड ही करोगे उससे, मतलब क्योंकि वो कंपनी के डायरेक्टर थे, एम्प्लॉय थे, आप उसी कंपनी से आगे बढ़े, आप उसी कंपनी के अगेंस्ट गलत बोल रहे हो, थोड़ा अवॉइड करोगे आप। देखो लिखा है, पढ़ो, सेल्फ रिव्यू थ्रेट अकर व्हेन ड्यूरिंग द रिव्यू ऑफ एनी जजमेंट और कंक्लूजन रीच इन प्रीवियस ऑडिट नॉन एंगेजमेंट। दिख रहा है, नॉन ऑडिट सर्विस, 4th लाइन मार्क करो ना, देखो वहां पे लिखा है, देखो ना 3rd लाइन मार्क कर लो, डायरेक्टर दिख रहा है बच्चा, प्रीवियसली द डायरेक्टर सीनियर एम्प्लॉय ऑफ द क्लाइंट, आप उस क्लाइंट की डायरेक्टर थे, एम्प्लॉय थे, बच्चा मिला। नॉन ऑडिट सर्विस इंक्लूड, सर वो नॉन ऑडिट से लेकर पूरे पैराग्राफ मार्क कर लो ना। मोदी आयो, आपको याद है मोदी आयो, हो सकता है आप मोदी आयो दे रहे हो उसको,
याद है वो मोदी आयोग की सर्विस, मैनेजमेंट की सर्विस, 144 वाले आउटसोर्सिंग की सर्विस, उसका अकाउंटिंग संभाल रहे हो, उसका बुक कीपिंग, उसका मतलब अपन ने पढ़ा था ना मोदी आयोग, याद है? तो बोलो आप उसके बारे में गलत बोल सकते हो? नहीं, उसी को बोलते हैं सेल्फ रिव्यू थ्रेट। हो सकता है देखो वहाँ पे 1-2 करके भी पॉइंट बनाया, डायरेक्टर सीनियर ऑफिसर थे या उसका कुछ सर्विस, वही पॉइंट को ना पैराग्राफ को फिर से पॉइंट में अरेंज किया हमने क्लास, मतलब आपको समझ गया। हो सकता है आपका अकाउंटिंग आपके पास है, उसका आपका छोटा मोटा कंपनी का काम आपके पास आउटसोर्स है, आप गलत बोलोगे ही नहीं उसके बारे में। हो सकता है 5 में उसके सीनियर एम्प्लॉय थे, गलत बोलोगे ही नहीं। नेक्स्ट, एडवोकेसी थ्रेट। एडवोकेसी थ्रेट क्या है सर? हो सकता है जो कंपनी का ऑडिट कर रहा हूँ उसका मेरे पास शेयर पड़ा हुआ है, शेयर्स पड़े हुए, कुछ सिक्योरिटी पड़े, नॉट ऑन द पेपर, थर्ड पार्टी के थ्रू मैंने इन्वेस्ट कराया, कोई बाहर वाले के थ्रू डम्मी नाम से, तो बोलो उस कंपनी के अगेंस्ट गलत बोलूंगा तो मैंने, तो उसको बोला जाता है एडवोकेसी थ्रेट। थर्ड लाइन मार्क करो ना, उसका मेन मुद्दा है ऑडिटेड डील्स विद द शेयर्स ऑफ सिक्योरिटी ऑफ ऑडिटेड कंपनी, दिख रहा है? और बिकम दिख रहा है वहां पे, इसको बोला जाता है। मेन एग्जांपल से आता है, एग्जांपल से क्लिक हो गए। एडवोकेसी थ्रेट समझा? हो सकता है क्लाइंट का, वो कंपनी का शेयर है आपके पास, आप वो क्लाइंट के अगेंस्ट कभी गलत नहीं बोलना पसंद करोगे, उसको बोलते हैं एडवोकेसी थ्रेट। नेक्स्ट, फैमिलियरिटी थ्रेट। फैमिलियरिटी थ्रेट क्या होता है? बस नाम से मालूम पड़ गया, वेरी नाइस। हो सकता है आपका कोई रिलेटिव कंपनी में डायरेक्ट एम्प्लॉई हो, तो गलत बोलोगे नहीं ना, क्लियर है? गलत बोलोगे नहीं क्योंकि आपका फैमिली के लोग उधर। अरे लेकिन मैंने बोला ना ऑफ द पेपर, ऑफ द पेपर सब कुछ पॉसिबल है, क्या नहीं? मैं जॉब कर रहा हूँ, ऑडिट भी कर रहा हूँ, क्या नहीं? ऑन द पेपर तो अलाउड ही नहीं है, डिस्क्वालिफाइड है, लेकिन ऑफ द पेपर में मैं बोल रहा हूँ कैश में पैसा दे देना, कौन देखने आ रहा है बताओ? तो बोलो मैं थे कि नहीं? पॉसिबल है कि नहीं है? नहीं पॉसिबल है। एक कंपनी का मैं ऑडिटर हूँ और उसमें जाके उधर अकाउंटेंट भी हूँ, क्यों नहीं मतलब है? नहीं, हर आदमी चोर थोड़ी होता है यार दुनिया में, आप सबको एक जैसे क्यों ट्रीट कर रहे हो? और सब कंपनियां एक जैसे थोड़ी होती है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, मार्केट में 10% गलत है, इसका मतलब 90 लोग थोड़ी सब गलत है। आप समझो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? और इतना आसान थोड़ी होता है चीज़ों को मैनिपुलेट करना। आप कैश में भी दे रहे हो बड़ा अमाउंट, बहुत कुछ मैटर करेगा। क्लियर? आगे बढ़ो सर। जान दो, इधर आओगे तुम लोग, ऑनलाइन कुछ भी आगे बढ़ो सर। चलो, फैमिलियरिटी थ्रेट। बच्चा आगे बढ़ू मैं। फैमिलियरिटी थ्रेट आर द सेल्फ एविडेंट एंड अकर द ऑडिटर फ्रॉम द रिलेशनशिप ऑफ क्लाइंट। एक क्लाइंट से कुछ रिलेशनशिप होती है। एग्जाम्पल देखो ना, एग्जाम्पल पढ़ो। क्लोज रिलेटिव ऑफ ऑडिट टीम वर्किंग विद द सीनियर पोजीशन ऑफ क्लाइंट। अगर ऑडिट टीम का कोई क्लोज रिलेटिव का बंदा उधर है, फॉर्मर पार्टनर हो, आप रह चुके, डायरेक्टर सीनियर कोई रह चुके हो आपके रिलेटिव का, लॉन्ग एसोसिएटेड विद द स्पेसिफिक ऑडिटर एंड स्पेसिफिक क्लाइंट काउंटर पार्ट, आपका कुछ पहले से एसोसिएशन है, आपको गिफ्ट मिल गया क्लाइंट से, हॉस्पिटैलिटी, दुबई ट्रिप गिफ्ट मिल गया आपकी फैमिली को, तो आप गलत कैसे बोलोगे उसके अगेंस्ट? जो जिसका दुबई ट्रिप एंजॉय किया उसके साथ ही नमक खिला ली। आगे बच्चा क्लियर है? एग्जाम्पल समझना, एग्जाम्पल पढ़ोगे 2 मिनट में समझ जाएगा। नेक्स्ट, इंटिमिडेशन थ्रेट। मैंने जिसका ऑडिट करके दिया ना वो भाई बेवजह का, सर देखिए मानो गुड्डे होते भाई लोग, अमीर होते, लेकिन उनका ऑडिट करना बहुत डेंजर था। उनके अगेंस्ट कुछ गलत बोल दिया ना, पकड़े बिल्कुल हम आगे गए। अरे आपको क्या लगता है ऑडिटर अपने घर में कुछ किसको समझता थोड़ी है? भाई भी लोग ऑडिट करना भी डेंजर होता है, उधर ही बात ज्यादा को लिख दिया बाहर में इंडिपेंडेंट कुछ काम नहीं आएगा। और ऐसा में ना बड़े लोग के सामने कोई काम नहीं आता है। आपने कुछ ज्यादा लिख दिया और यार कुछ तेरा पैसा देता हूँ, मैं दूंगा तेरा पैसा, पक्का दूंगा, तो आपने को डर लगता है मेरा पैसा डुबा देगा, गलत बोल दिया जाता तो, कहीं बाहर मिल लिया तो दूसरे बार ऑडिट करने लायक नहीं छोड़ेगा। अरे मजाक नहीं करो सर, मैं आपको क्लियर है बच्चा? समझा? इंटिमिडेशन थ्रेट आपको समझ गया? बोलो कितने टाइप की थ्रेट होती है? 5। कितने टाइप की थ्रेट होती है?
अरे बोलो ना कितने टाइप की थ्रेट होती है? 5। आपको समझ गया? सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ रिव्यू, एडवोकेसी। सबके एग्जाम्पल, विदाउट एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेनेशन एक ही लाइन का है, एग्जाम्पल ही मेन है, एग्जाम्पल से ही आप समझा पाओगे पॉइंट, नहीं तो समझा ही नहीं पाओगे। नेक्स्ट आ जाओ, 2 टॉपिक छोटे छोटे, पूरा 2 तक खलास हो जाएगा एक सीरीज में। नेक्स्ट 2 मिनट में हो जाएगा, सब छोटे छोटे टॉपिक है। सेफगार्ड टू इंडिपेंडेंस। सर आपके इंडिपेंडेंस को कब सेफगार्ड किया जा सकता है, मतलब आपके इंडिपेंडेंस को कब बचाया जा सकता है? मार्क करो, नेक्स्ट पेज पे आओ। टू एड्रेस, देखो 4 पॉइंट टिम्बा दिख रहा है, टिम्बा 4 पॉइंट दिखा। आपके इंडिपेंडेंस को कब बचाया जा सकता है? सेफगार्ड 4 पॉइंट। पहला देखो, मार्क करो, अपीयर टू बी इंडिपेंडेंट, फर्स्ट लाइन। पहला टिम्बे में ढूंढो, सेकेंड लाइन पे अपीयर टू बी इंडिपेंडेंट। आप सर आप अगर इंडिपेंडेंट बिहेव करोगे, किसकी मजाल आपको खरीद ले? अपीयर टू इंडिपेंडेंट, क्लास अपने। सेकेंड पॉइंट आ जाओ। बिफोर टेकिंग एनी वर्क, ऑडिटर मस्ट कंसिस्टेंटली ना कंसीडर मस्ट प्रॉपर, उसको प्रॉपर लिख दो ना सिंपल वर्ड में, प्रॉपर कंसीडर वेदर इट इन्वॉल्व थ्रेट। सर आप किसका ऑडिट असाइनमेंट कर ले रहे हो तो प्रॉपरली कंसीडर कर लो ना, जो उसमें कोई थ्रेट तो नहीं है। नहीं समझ रहा है, मैं ऑडिट चालू करने के पहले ही मैं देख रहा हूँ भाई का ऑडिट करने जा रहा हूँ। ऑडिट ही मत करो, उसका लो ही मत ना। आप कोई चोर कंपनी का ऑडिट करने जा रहे हो, लो ही मत ना, पहले ही मालूम पड़ा थ्रेट है उधर। नहीं समझ रहे हो? जब मालूम है मैं ऐसी बाइक चला रहा हूँ जिसमें ब्रेक नहीं है, जिसमें कुछ नहीं, गिरोगे ना, तो क्यों चला रहे हो? हाँ देखो, अरे क्लियर, आप ऐसे काम को एक्सेप्ट ही मत करो, क्लास। थर्ड पॉइंट, आपको सेफगार्ड बता रहा है इंडिपेंडेंस को, आप ये तो भी इंडिपेंडेंट रहो, आप एनालाइज करो थ्रेट तो नहीं है आपके काम में। थर्ड पॉइंट सर, थर्ड पॉइंट आ गए। वेयर सच थ्रेट एग्जिट, ऑडिटर शेल आइदर मतलब दूर रहो, और टास्क से दूर रहो, एक्सेप्ट ही मत करो। देखो लिखा है desist from task or eliminate the threat or very least put safeguard reduce, मतलब ट्राई करो थ्रेट को रिड्यूस करने को, या एक्सेप्ट ही मत करो काम को। जब मालूम है वो थ्रेट है उधर, वो काम को दूर ही रहो ना काम से। लास्ट पॉइंट, if auditor unable to fully implement the creditable and adequate safeguard, काम ही एक्सेप्ट मत करो। कितना सिंपल पॉइंट है, घुमा फिरा के एक ही चीज को 4 बार लिखा है, बट एग्जाम में क्वेश्चन आके तो लिख सकते हो। अपीयर टू बी इंडिपेंडेंस होना चाहिए, काम से दूर रहो, थ्रेट को एनालाइज करो और एक्सेप्ट मत करो। नेक्स्ट आ जाओ, लास्ट पॉइंट, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म। 2 मिनट लगेगा सिर्फ। सर प्रोफेशनल स्केप्टिज्म का मतलब होता है अलर्टनेस, लिखो ना, प्रोफेशनल अलर्टनेस। सर ज्यादा नहीं पढ़ना है, सिर्फ वो खाली टिम्बर तक ही पढ़ना है, इससे डरो मत, उतना ही मार्क होगा, बस टिम्बर तक ही पढ़ना है। पहले मीनिंग पढ़ो, फर्स्ट लाइन, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म रेफर्स टू एटीट्यूड दैट ऑडिटर दैट, माफ करना फिर से पढ़ता हूँ, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म रेफर्स टू एटीट्यूड दैट इंक्लूड क्वेश्चनिंग माइंड। सर आपका क्वेश्चनिंग माइंड होना चाहिए। स्केप्टिज्म मींस अलर्ट रहो, ऑडिट करते समय एकदम क्या रहो, अलर्ट, एकदम आपका क्या होना चाहिए, क्वेश्चनिंग माइंड होना चाहिए। क्यों, काय को, कैसे, एकदम क्वेश्चनिंग माइंड होना चाहिए, अलर्ट माइंड। मार्क करो, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म रेफर्स टू एटीट्यूड दैट इंक्लूड क्वेश्चनिंग माइंड, being alert to the condition which may indicate possible misstatement due to errors and fraud। सर जहाँ पे या एंड असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस, जो आपको ऑडिट एविडेंस मिल रहा है या पॉसिबिलिटी लग रही है एरर्स एंड फ्रॉड हो, अलर्ट हो जाओ, आपकी क्वेश्चनिंग माइंड होनी चाहिए। डायरेक्ट एग्जांपल पे आओ, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म इंक्लूड, बच्चा मिला, एक पैराग्राफ डायरेक्ट एग्जांपल, बस ज्यादा नहीं, एक पैराग्राफ, जितना कोई भी पैराग्राफ मार्क मत करो, जो मीनिंग है उतना ही मार्क करना, और डायरेक्ट एग्जांपल पे। प्रोफेशनल स्केप्टिज्म इंक्लूड अलर्ट टू, सर किसके लिए अलर्ट रहना चाहिए? पहला एग्जांपल, ऑडिट एविडेंस दैट कॉन्ट्राडिक्ट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन। मैंने जो ऑडिट एविडेंस कहा, क्या क्लाइंट जो दे रहा है मैच नहीं कर रहा है, पापा ने दोस्त को पहले फोन करके पूछ लिया था किधर गया बेटा, और बेटा आगे कुछ और रीजन दे रहा है, टकाक मैच नहीं कर रहा है, दया कुछ तो गड़बड़ है, मोए कुछ तो गड़बड़ है, बेटा कुछ और बोल रहा है, बापू ने कुछ और इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया, कॉन्ट्राडिक्ट। यस, अरे क्लियर। सेकंड पॉइंट,
अरे राइट ना, होता है कि नहीं होता है, पकड़े जाते कभी कभी। पापा ने कहीं देख लिया अपने को रोड पे और अपन बोल रहे तो लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहा था। देखो तो मैंने अभी वो स्टेशन पे देखा था। यस राइट। सेकंड पॉइंट, इंफॉर्मेशन दैट ब्रिंग क्वेश्चन ऑफ रिलायबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट। सर आपको जो ऑडिट एविडेंस मिला उसकी रिलायबिलिटी भी डाउट है, अलर्ट हो जाओ, अन्ना चौकन्ना। थर्ड पॉइंट, कंडीशन में इंडिकेट द पॉसिबल फ्रॉड। आपको उसमें फ्रॉड की बू आ रही है, कंडीशन लग रहा है कुछ गड़बड़ है, अलर्ट हो जाओ। फोर्थ पॉइंट, सर्कमस्टेंसेस सजेस्ट द नीड ऑफ प्रोसीजर। सर आपको कुछ ऐसा मतलब सर्कमस्टेंसेस कुछ कंडीशन बता रहा है जहाँ पे गड़बड़ी की कुछ चांस है, ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई करने की गरज है। नेक्स्ट पॉइंट टिम्बा ओवरलुकिंग अनयूजुअल ट्रांजेक्शन। सर आप अनयूजुअल ट्रांजेक्शन को कंपनी ओवरलुक कर रही है, मतलब नॉर्मली लोग रेगुलर ट्रांजेक्शन को अच्छे से चेक करते हैं, लेकिन कोई अनयूजुअल ट्रांजेक्शन होता है जो कभी कभी होता है उसको अब ध्यान कंपनी ने इग्नोर किया, अलर्ट हो जाओ क्यों इग्नोर किया। कंक्लूजन ड्रॉ करते समय अलर्ट हो जाओ। और लास्ट पॉइंट, कंपनी ने कुछ ज़्यादा ही अजम्पशन मारा है और कंपनी के जो अजम्पशंस है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट के या कोई भी वो उतने प्रॉपर नहीं लग रहे, अलर्ट हो जाओ। मतलब कुछ एग्जांपल्स है, केस है जहाँ पे ऑडिटर को क्या हो जाना चाहिए, अलर्ट। ब्रैकेट क्लोज करो। बच्चा क्लियर है? मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बस बच्चा क्लियर? मैं ऑडियो भी स्टॉप कर रहा हूँ। थैंक यू दोस्तों। मतलब ऑलमोस्ट ये चैप्टर के मेन टॉपिक्स सब हो गए। ठीक है, अब दो ऐसे बच्चे हैं